ये एक डे ने बताया है कि हम भी एग्जिस्ट करते हैं, हमारा काम भी उतना ही इम्पोर्टेंट है और हम भी लोगों में ट्रांसफॉर्मेशन लेके आ सकते हैं। तो आई एम वेरी थैंकफुल टू द इंडियन गवर्नमेंट जिन्होंने ऐसा एक दिन हमें रिप्रेजेंट करने के लिए बनाया। आप इस तरीके से किसी भी कंफर्टेबल पोस्चर में बैठ जाएं, कंफर्टेबल लगे। इस तरीके से दोनों हाथ को लेना है, अपने अंगूठे के टिप को अपने लिटिल फिंगर के बेस में रख देना है आराम से, और फिर अपनी चारों उंगलियों को इस तरीके से बंद करना है। मुट्ठी बहुत लूज़ और कंफर्टेबल होनी चाहिए और इस तरीके से आकाश की ओर रख के अपने घुटनों के ऊपर बैठ जाएंगे। आंखें बंद कर लेंगे, सारा ध्यान अपना हथेली के बीचों बीच लगाएंगे और सिर्फ आपको मुद्रा में भी बैठे हैं उसके भी बेनिफिट मिलेंगे। आपको सिर्फ खुद से इतना कहना है कि मैं बहुत पावरफुल हूँ, आई एम वेरी पावरफुल एंड आई एम ब्लेस्ड टू बी हियर। वो प्राणायाम से होता है, अनुलोम विलोम प्राणायाम से, जिससे आप अपनी सूर्य नाड़ी, पिंगला नाड़ी और चंद्र नाड़ी यानी कि ईड़ा नाड़ी दोनों में एक बैलेंस लेके आ जाते हैं। चक्र क्या होते हैं, पहले वो लैंग्वेज बताती हूँ जो सब कोई समझ पाएंगे। हमें पता है कि चक्र का मतलब एनर्जी सेंटर, यानी यहाँ पे कुछ एनर्जी है, उस एनर्जी से हम अपना सारा काम कर रहे हैं। तो सूर्य नमस्कार इज़ अ पावरफुल टेक्निक, अ वे बाय विच यू कैन बैलेंस ऑल योर चक्रास इन वन सिंगल गो। हेलो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अनफिल्टर्ड गपशप और मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त मीरा मेहरा। आज इंटरनेशनल योगा डे के मौके पर हम आपके लेके आए हैं एक इंस्पायरिंग और सोल टचिंग कॉन्वर्सेशन, क्योंकि आज हमारे स्टूडियो में मौजूद है अंकिता गांधी, जो न सिर्फ एक योगा साइकोथेरेपिस्ट है बल्कि माइंड वेलनेस कोच भी है। ये सिर्फ योगा नहीं सिखा रही बॉस, ये आपको आपकी माइंड, बॉडी और आपकी सोल को कनेक्ट करना भी सिखा रही है। आज हम जानेंगे कैसे आप योग के जरिए अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं, योग का असली एसेंस क्या है। आज हम जानेंगे मेंटल वेलनेस का रोल क्या है और कैसे योगा हमारी पूरी लाइफ को चेंज कर सकता है। सो गेट रेडी फॉर स्ट्रेच, ब्रीथ एंड रिलैक्स, क्योंकि आज सिर्फ बात योगा की नहीं होगी, आज बात इनर वेलनेस की होगी। तो हमारे साथ मौजूद हैं अंकिता गांधी। अंकिता जी, वेलकम टू द स्टूडियो। थैंक यू मीरा। तो सबसे पहले तो आप मुझे अपने बारे में बताइए, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू। आप कैसे हो? बिल्कुल, बहुत ज़्यादा बढ़िया। मैंने आपके बारे में जैसे बताया भी अपने दर्शकों को कि आप एक योगा साइकोथेरेपिस्ट है, तो सबसे पहले आप मुझे इसके बारे में बताइए, क्योंकि ये बहुत बड़ा सा वर्ड है और लोगों को पता नहीं होता कि एग्जैक्टली इस वर्ड का मतलब क्या है। तो क्या है योगा साइकोथेरेपिस्ट? बिल्कुल सही क्वेश्चन है आपका। योगा टीचर बहुत लोगों को पता है, लेकिन योगा साइकोथेरेपिस्ट एक ऐसी टर्म है जिसको लोग ज़्यादा नहीं जानते हैं। सबसे पहले इस टर्म को समझने से पहले ये जानते हैं कि योगा साइकोथेरेपी होता क्या है। योगा साइकोथेरेपी एक ऐसी होलिस्टिक अप्रोच है जहाँ पे लोगों को हम मेंटली, इमोशनली हील करते हैं, और एक ऐसा सेफ प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं जहाँ पे ना सिर्फ माइंड की हीलिंग होती है बल्कि बॉडी की, इमोशंस की, ब्रेथ की और बिहेवियर की भी। जो ये काम करता है उसे योगा साइकोथेरेपिस्ट कहते हैं और सेफ प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है ताकि हर इंसान अपने चाइल्डहुड से लेके अब तक के जितने भी ट्रॉमा है उसको हील कर सके। मतलब चाइल्डहुड ट्रॉमा को भी हील करा जा बिल्कुल सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, जहाँ तक आपकी मेमोरी जाएगी वहाँ से लेके अभी तक। अगर मान लीजिए एक 80 ईयर ओल्ड कोई इंसान है और उसे अपने बचपन क्या 5-6 से लेके जितनी भी उसको नॉलेज है वहाँ से लेके अब तक की पूरी हीलिंग करने के केपेबल है ये फील्ड योगा साइकोथेरेपी। और जो ये करता है उसे योगा साइकोथेरेपिस्ट कहते हैं। ये कुछ उस टाइप का लग रहा है मुझे, जैसे कई बार होता है ना कि मूवीज वगैरह में अक्सर हमने देखा है कि कोई एक इंसिडेंट जो आपको बचपन में हिट कर गया, आपको वो इंसिडेंट याद नहीं है पर उसकी वजह से आप कहीं ना कहीं डिस्टर्ब है, एग्जैक्टली तो ये इसे हील कर सकता है? बिल्कुल, वो हीलिंग इस तरीके से होती है कि जो भी क्लाइंट हमारे पास में आता है हम सबसे पहले उसके बिहेवियर को समझते हैं। बिहेवियर से उनके पैटर्न को समझ आता है, इमोशंस तक हम लेके जाते हैं उन्हें, और उन्हीं इमोशंस को पिक करके फिर वहाँ से हीलिंग स्टार्ट होती है। तो ये प्रोसेस जितना सुनने में ईजी लग रहा है, करने में, बताने में, वहाँ से उनको पिक करने में ये उतना ही डिफ़िकल्ट है, लेकिन हीलिंग पूरी रूट तक होती है। योगा में हीलिंग सुपरफिशियल लेवल तक रहती है। अगर आप बहुत अच्छे से टीचर और स्टूडेंट मिलके अगर काम करें तो आप मिडवे तक जा सकते हैं। बट योगा साइकोथेरेपी इज़ अ फील्ड वेयर यू कैन ट्रीट द ह्यूमन बीइंग फ्रॉम द रूट तक ले जाके आप हीलिंग कर सकते हैं, और बहुत पावरफुल मेथड और टेक्निक है। तो आपने, मतलब होता है ना, अक्सर लोग बोलते हैं ठीक है योगा में इंटरेस्ट है तो योगा टीचर हो जाए, साइकोथेरेपिस्ट एक तो नाम ही इतना बड़ा है, फिर कैसे आया दिमाग में कि यही बनना है?
पहले तो मैं योगा टीचर बनी। करते करते अपनी जर्नी शुरू की एज अ टीचर, एज अ स्टूडेंट। मैं पढ़ाती गई, सिखाती गई, खुद भी पढ़ती गई। पढ़ते पढ़ते, सिखाते सिखाते एक पॉइंट ऐसा आया जब मुझे लगा कि कुछ और मिसिंग है, कुछ और मिसिंग है। और क्योंकि जब आप एक स्टूडेंट बनते हैं, योगा स्टूडेंट जब आप बनते हैं, तो आपको अपने भी बारे में बहुत कुछ पता चलता है। तो मैं एक ऐसे स्टेज पे आ गई थी जहाँ पे सब कुछ स्टैग्नेंट हो गया था, और मुझे ऐसा लगा कि अरे शायद मेरी ही तो हीलिंग कहीं बाकी नहीं रह गई है। और फिर जो मेरे टीचर थे, विनय सर, उन्होंने मुझे इस फील्ड के बारे में बताया और मैंने अपनी जर्नी शुरू की, और मुझे इस कोर्स को करने में लगभग 2.5 साल लग गए। कहाँ से करा था आपने कोर्स? ये योगा इंस्टीट्यूट सांता क्रूज मुंबई है, वहाँ पे डॉक्टर अतुल सर हैं, उनके अंडर ये कोर्स रन होता है। तो आप जैसे अब बता रही हैं कि आपने योगा भी, आप योगा टीचर भी रही जी। है एंड देन साइकोथेरेपिस्ट का आपका जो सफर है, इन जी। दोनों में आपको क्या लगता है कि क्या डिफरेंस है? योगा टीचर और साइकोथेरेपिस्ट, ये मतलब सुनने में दो अलग अलग नाम लग रहे हैं, बट योगा से ही रिलेटेड है, तो कितना डिफरेंस है इन दोनों के बीच में? मैं इसको एक एग्जांपल के साथ समझाती हूँ। मान लीजिए कि एक फीमेल आती है और उसको थायराइड की प्रॉब्लम है। अब वो अगर योगा टीचर के पास में जाएगी और कहेगी कि थायराइड है, तो वो उनको कुछ सेट ऑफ आसन, प्राणायाम, मुद्रा और डीप रिलैक्सेशन की टेक्निक्स बताएंगे। और टीचर हमेशा स्टूडेंट के साथ पैरेलली वॉक करेंगी और पूछती रहेंगी कि आपकी ग्रोथ अब कैसी है। लेकिन जब आप एक साइकोथेरेपिस्ट, एक योगा साइकोथेरेपिस्ट के पास जाएंगे, तो वो आपको ये सब तो बताएंगे ही, लेकिन सबसे पहले आपको पूछेंगे कि क्यों हुआ, थायराइड क्यों हुआ, किन सर्कमस्टेंसेस में हुआ, और क्या आपके साथ बचपन में ऐसा बीता कि आप इस स्टेज तक आ गए। वो काम योगा टीचर का नहीं है, वो एक योगा साइकोथेरेपिस्ट का है। तो आपको आपके ट्रॉमा तक लेकर जाएंगे, वो सारी इन्फॉर्मेशन पिक करने की कोशिश करेंगे, एक सेफ और एक कंफर्टेबल एनवायरनमेंट देके। ओके। तो जब आपको ये पता चल जाएगा कि आपके थायराइड का रूट कॉज क्या है, तो उसकी हीलिंग डबल स्पीड से बढ़ जाएगी। वरना जितनी भी हीलिंग है, देखिए थायराइड दवाई से भी ठीक होता है, थायराइड योगा से भी ठीक होता है, लेकिन वो सिर्फ एक सतह तक काम करेगा। अगर आपको किसी भी प्रॉब्लम को हील करना है, तो आपको वो सुपरफिशियल लेवल से रूट तक आना ही पड़ेगा। एंड वंस यू रीच एंड टच द रूट, वो ठीक हो जाएगा। अगर मैं इसको बहुत सिंपल लैंग्वेज में अगर बताना चाहूँ, तो योगा साइकोथेरेपिस्ट योगा टीचर का ही एक एडवांस्ड वर्जन है। तो अगर आपको योगा साइकोथेरेपिस्ट बनना है, तो पहले आपको योग क्या है, उसके बेसिक्स क्या है, वो सब पता होने चाहिए। आपको खुद की हीलिंग पहले करनी है, उतना एक्सपीरियंस गेन करना है, उसके बाद में फिर दिस इज़ द नेक्स्ट स्टेप। ओके। तो जैसा अब योग की बातें चल रही है, तो योग आपके लिए क्या है? सबके लिए अलग अलग डेफिनेशन होती है योग की। किसी के लिए जो है फिजिकल फिटनेस है, किसी के लिए मेंटल पीस है, किसी के लिए कुछ है। आपके लिए योग क्या है? मेरे लिए योग इज़ एवरीथिंग। 2021 से लेके अभी तक मेरी हर ब्रेथ जो है, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ योग रिस्पॉन्सिबल है। तो बहुत सारी डेफिनेशंस है, अगर आप डेप्थ में जाएंगे तो योग की डेफिनेशन गीता में दी गई है, शास्त्रों में दी गई है, पतंजलि सूत्र में दी गई है। लेकिन मेरे लिए योग इज़ एवरीथिंग। ओके। चंद्र भेदी क्या? चंद्र भेदन प्राणायाम, जो चंद्र आपकी भेदन चंद्र प्राणायाम। भेदन मतलब लेफ्ट नॉस्ट्रल, यानी कि ईड़ा नाड़ी, ये इसको ओपन करता है। जब ये ओपन होता है, तो आप काम डाउन, कूल और कंपोस्ट हो जाते हैं। मैंने ये भी सुना है कि इसी टाइप के कुछ आसन होते हैं, जैसे जो आपके ना सूर्य और चंद्र को भी कंट्रोल करते हैं। तो क्या है ये एग्जैक्टली है क्या? वो प्राणायाम से होता है, अनुलोम विलोम प्राणायाम से, जिससे आप अपनी सूर्य नाड़ी, पिंगला नाड़ी और चंद्र नाड़ी यानी कि ईड़ा नाड़ी, दोनों में एक बैलेंस लेके आ जाते हैं। तो आपकी मस्कुलिन एनर्जी और फेमिनिन एनर्जी दोनों बैलेंस में रहती है। तो आपके इमोशंस, आपका बिहेवियर, आपके थॉट पैटर्न, सब कुछ कंट्रोल में रहते हैं। मतलब योगा में इतनी पावर है कि वो आपके अंदर तक, मतलब जो भी बिल्कुल। डिसबैलेंस हो रखा है, सब कुछ बैलेंस कर देगा। डेफिनेटली। ओके। So तो very- हम अपनी बॉडी का टेम्परेचर भी कंट्रोल कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, चंद्र भेदन प्राणायाम से आप वो भी कर सकते हैं। अगर आप बहुत, मान लीजिए कि कोई इंडिविजुअल है जिनको हाई बीपी है और बहुत पसीना छूट रहा है, बहुत गुस्सा आ रहा है, अगर आप उनको ये प्रैक्टिस कुछ हफ्ते, कुछ महीने रिलीजियसली कराएंगे, तो बहुत पॉजिटिव चेंजेस उनमें आ जाएंगे। कैसे करते हैं ये आपको अपने लेफ्ट नॉस्ट्रिल, राइट नॉस्ट्रिल को बंद करना है, और सबसे पहले इस तरीके से विष्णु मुद्रा लेनी है। इस तरीके से विष्णु मुद्रा लेनी है, अपने राइट हाथ से नाक के पास लेके आना है। अब आपको अपना राइट नॉस्ट्रिल बंद करना है और लेफ्ट से इनहेल करना है। उतना इनहेलेशन करना जितनी आपकी चेस्ट अलाउ करे।
अब मैंने लेफ्ट नॉस्ट्रिल भी बंद कर दी, राइट भी बंद है। अब मैं राइट से इसे एक्सेल आउट कर रही हूँ। यही प्रोसीजर आपको कंटिन्यूस करना है। इट्स दैट सिंपल। वंस अगेन, इनहेल फ्रॉम लेफ्ट, क्लोज बोथ द नॉस्ट्रिल एंड एक्सेल आउट फ्रॉम राइट। कुछ देर के अभ्यास से ही आपको लेफ्ट नॉस्ट्रिल में ठंडा भी फील होने लग जाएगा। तो अगर आपको गुस्सा आ रहा है या किसी ऐसी सिचुएशन में है, जैसे कि मैं हूँ अभी, ये मेरे लिए पहली बार है, तो मैं बहुत एंग्शियस थी इससे पहले, लेकिन मैं कंटिन्यूस इसको ब्रेक्स में करती रही, तो मैं अभी बहुत कंफर्टेबल हूँ। मैं जो भी बता रही हूँ बिल्कुल आराम से बता पा रही हूँ। तो देयर आर सर्टेन टेक्निक्स इन योगा विच आर रियली रियली पावरफुल, और वो आपके ट्रू पोटेंशियल तक आपको लेके जा सकती है। आप थोड़ा सा आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में बात करते हैं हम। तो जैसे आपने बताया कि आपकी जर्नी जो है 2021 से स्टार्ट हुई है, तो 2021 से क्यों स्टार्ट हुई, मतलब उससे पहले आप क्या करती थी? थोड़ा सा अपनी जर्नी के बारे में बताइए। मैं इससे पहले मैंने मास्टर्स किया हुआ है बायोकेमिस्ट्री में, और मैं एज माइक्रोबायोलॉजिस्ट कॉर्पोरेट जॉब कर रही थी। उसके बाद फिर लाइफ में, पर्सनल लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आए, सब कुछ सही चल रहा था। लेकिन 2021 अप्रैल में कुछ ऐसा हुआ जो मेरे लिए टर्निंग पॉइंट रहा। कोविड की सेकेंड वेव थी, मुझे कोविड हुआ, मेरी छोटी बेटी है उसे कोविड हुआ, और उसी वक्त मैं मेंटली उतना फिट नहीं थी। मैं पोस्टमार्टम डिप्रेशन से गुजर रही थी और कोविड भी आ गया। तो वो ऐसा पॉइंट था कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं और ख़ुद को कैसे ठीक करूं। उसी वक्त मेरी नेबर रेस्क्यू में आई, उसने मुझे आर्ट ऑफ लिविंग के सुदर्शन क्रिया के बारे में बताया, और मैंने कुछ भी नहीं सोचा, उस कोर्स के लिए अपने आप को एनरोल कर लिया। वो कोर्स करने के बाद मुझे पहली बार ऐसे लगा कि मेरे पास अब कुछ करने के लिए है। तो जो मेरा मास्टर्स की डिग्री थी, जो मैं जॉब करती थी, मैं उसके बाद एकेडमिक टीचर भी थी। वहाँ सबसे जो मैंने यहाँ फ़ील किया, वो मैंने लाइफ में उतना अच्छा कभी नहीं फ़ील किया था। और वहाँ से जो जर्नी मेरी शुरू हुई अप्रैल 2021 से, वो अभी तक कंटिन्यूस चलती चली जा रही है। तो अगर किसी ने मुझे रेस्क्यू किया उस मोमेंट पे, वो मेरी नेबर थी, और वो आर्ट ऑफ लिविंग का कोर्स था। ओके, तो जैसे आप बता रहे हैं आप माइक्रोबायोलॉजिस्ट थी, तो नहीं, मैं बायोकेमिस्ट थी। बायोकेमिस्ट, ओके। तो बायोकेमिस्ट से देन सडनली योगा में शिफ्ट होना, मतलब ऐसे ये तो एकदम ही 360 डिग्री टर्न है अपने आप में ही। तो कभी फैमिली का प्रेशर नहीं आया कि यार आप इतनी अच्छी खासी जॉब छोड़ के सडनली योगा की तरफ जा रहे हो, जबकि मतलब उस टाइम तो आएगा 2021 तक तो योगा को इतनी ज़्यादा पहचान भी नहीं मिली थी। इसका क्रेडिट एक्चुअल में मेरे पेरेंट्स को जाता है, मेरे फादर को जाता है, क्योंकि एक्चुअल में मेरी योगा की जर्नी जो थी वो शुरू हुई थी क्लास 11th 12th में। मैं बहुत बीमार रहती थी, तो मेरे पापा एक दिन एक सीडी लेके आए, उसमें बाबा रामदेव कुछ आसन और प्राणायाम कर रहे थे, तो उस टाइम पे तो वही फेमस थे। तो उन्होंने कहा कि ये सीडी में से प्रैक्टिस कर लो, शायद कुछ हेल्थ बेनिफिट्स मिल जाए। और एक सीडी और थी जिसमें कॉस्मोस के बारे में, मेडिटेशन के बारे में, लिबरेशन के बारे में था। वो सीडी से मुझे वो मिला जो शायद मैं ढूंढ रही थी, क्योंकि मैं छोटी थी तब से मुझे हमेशा से ये सवाल रहता था कि ये क्यों है, हम क्यों हैं, हम यहाँ पे क्यों हैं, क्या करने के लिए आए हैं। समझ कुछ नहीं थी, लेकिन सवाल हमेशा से था। तो वो 2 सीडी से हेल्थ बेनिफिट्स भी मिले और मेंटल बेनिफिट्स भी मिले। तो मैं क्लास 11th 12th से इनफॉर्मली प्रैक्टिस कर ही रही थी। जितना जो टीवी पे दिख जाता था उस समय मेरे लिए वो भी बहुत था, कोई फॉर्मल ट्रेनिंग थी नहीं, लेकिन देखती रहती थी और करती रहती थी, और जो मेरे पास आता वो अगर सीखने की कोशिश करता मैं उसको भी सिखा देती थी। तो जब मैं हॉस्टल में थी, बहुत से मेरे बैचमेट्स आके कहते थे जो भी कर रही बड़ा अच्छा लग रहा है, हमें भी बता दो, मैं उन्हें भी सिखा देती थी। तो ऑन एंड ऑफ मैं इस तरीके से आसन और प्राणायाम का अभ्यास सबसे कर रही थी। तो वो डीप डाउन कहीं मेरे अंदर आ ही गया था। 2021 वॉज द टर्निंग पॉइंट, जहाँ पे मुझे लगा कि बस या तो छोड़ देना है या फिर कुछ चाहिए आगे बढ़ने के लिए। और सुदर्शन क्रिया से फिर मेरी लाइफ में चेंजेस आए। दिसंबर 2021 में मुझे ऐसे लगा कि नहीं, अब मुझे फॉर्मल ट्रेनिंग लेनी है, क्योंकि मुझे इसको इन डेप्थ समझना है। फिर योगा इंस्टीट्यूट से मैंने अपनी बेसिक टीचर ट्रेनिंग कोर्स की, पर मैंने टीचर बनने के लिए नहीं की। मैंने खुद को सिर्फ हील करने के लिए, खुद को जानने के लिए कि मैं जितना जो बीमार रही हूँ इतने 25 साल, वो मैं क्यों रही हूँ। इट वॉज आई गेस डे 3 और 4 ट्रेनिंग में, जब मुझे लगा कि अरे सब समझ में आ रहा है, मैं तो सिखा भी सकती हूँ, मैं किसी को समझा भी सकती हूँ। तो वहाँ से मैंने पिक कर लिया था कि बस अब मुझे योगा टीचर बनना है।
तो आपने जो मुझे सवाल पूछा कि अरे आपने तो फील्ड चेंज कर दी, फैमिली से कैसा था, तो क्योंकि वो हमारे शायद घर में कहीं ना कहीं था, तो मेरे पेरेंट्स को वो एक्सेप्टेंस बहुत इजीली आ गया। दूसरे आज भी मुझे क्वेश्चन करते हैं कि तुम कहाँ माइक्रोबायोलॉजिस्ट थी और कहाँ ये योगा टीचर। वो एक पर्सनल फीलिंग है, वो आप किसी को समझा नहीं सकते। बट जो चेंजेस अब मैं अपने आप में देख रही हूँ, उसका सारा क्रेडिट, जो योग फिलॉसफी मैंने सीखी, जो योगा सीखा, योग साइकोथेरेपी सीखी, सारा क्रेडिट सिर्फ उसी को जाता है। ओके, तो आपके हस्बैंड ने कैसे सपोर्ट करा? चलो ये तो आपके पेरेंट्स की साइड से तो, आपके हस्बैंड ने, जो आपके सास ससुर, उन्होंने कैसे सपोर्ट करा? क्योंकि अक्सर ये होता है ना, पेरेंट्स की तरफ से हमें ना फुल 100% सपोर्ट मिलता है, क्योंकि हम उनके बच्चे ऑब्वियसली। एग्जैक्टली बट अब जब आप दूसरे के घर पे जाते तो वहाँ पे आपके पास जिम्मेदारियां बढ़ जाती है। एग्जैक्टली तो उन्होंने कैसे सपोर्ट करा, या फिर कुछ ऐसे दिक्कत आई थी, आपको समझाना पड़ा नहीं नहीं ये तो बेस्ट है, इससे आप भी हीरो हो सकते हो? समझाने में मुझे 6 महीने का टाइम लगा अपने हस्बैंड को, क्योंकि मैं उस समय एकेडमिक टीचर थी, मैं पढ़ा भी रही थी। तो अपनी हीलिंग के लिए करना अलग बात है, लेकिन जब आप ऐसा कहते हो कि नहीं मुझे दूसरों के लिए भी करना है, मुझे दूसरों को भी हेल्प करनी है, ये नॉलेज को और लोगों तक पास ऑन करना है, इसमें से करियर बनाना है, तो वो लोग इजीली एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। बट जब उन्होंने समझा कि मैं उसको दिल से करना चाहती हूँ, मेरे पैशन को समझा, तो जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पिलर सामने आया वो मेरे लिए मेरे हस्बैंड थे। और उस समय मेरी दोनों डॉटर्स बहुत छोटी थी, वो संभालते थे और मैं पढ़ती थी। तो इस तरीके से मैंने मुश्किल था वो समय बहुत, लेकिन बाय गॉड्स ग्रेस सब कुछ हो गया। तो जैसे आपने बताया कि डॉटर्स वगैरह भी छोटी थी, तो आप उन्हें भी सिखाती है कि आप भी करो योगा? मेरे जितने भी श्लोक हैं, मैं जितनी भी प्रैक्टिस करती हूँ, अगर उन्होंने देख लिया है वो डिट्टो वही कॉपी कर लेती हैं। तो हमारे घर में 3 योगिनी है, एक मैं हूँ और 2 मेरी डॉटर्स हैं। अच्छा, जैसे आप थोड़ी देर पहले ना प्राणायाम की बात भी बता रही थी, तो ये प्राणायाम एक्चुअली है क्या? लोगों को ना सिर्फ इतना लगता है कि प्राणायाम ओनली थोड़ा बहुत सांस वांस अंदर वगैरह कर दी, बस इतना ही है, हो गया खत्म। तो प्राणायाम एक्चुअली है क्या? सबसे पहले हम एंग्जाइटी को समझते हैं। एंग्जाइटी से नर्वस सिस्टम पे आते हैं, नर्वस सिस्टम से प्राणायाम पे आ जाते हैं। एंग्जाइटी अगर सिंपल शब्दों में समझा जाए तो एक्सेस में वरी करना, वरी इन एक्सेस इज कॉल्ड एज एंग्जाइटी। अब ये एंग्जाइटी होती है तब क्या होता है, तो बॉडी स्ट्रेस रिस्पॉन्स में आ जाता है, तो आपकी हार्ट बीट बढ़ेगी, हार्ट पाल्पिटेशंस होगा, आप शायद शिवरिंग करने लग जाए, स्वेटिंग करने लग जाए। इसका मतलब क्या है कि बॉडी एंग्शियस मोड में चली गई, वो अपना स्ट्रेस रिस्पॉन्स दिखा रही है। अब हमारी बॉडी में नर्वस सिस्टम है, नर्वस सिस्टम के 2 पाथवेज हैं। जब भी हम स्ट्रेस रिस्पॉन्स में आ जाते हैं, जैसे मैंने जिस सिम्टम्स बताए, इसका मतलब है हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो गया है। तो वो कहता है कि या तो फाइट करना है या फ्लाइट करना है, एंड इट इज़ नॉट अ गुड साइन। अब अगर आपको, लेकिन हमारी बॉडी इतनी यूनिक है कि हमारे पास में सेव करने का भी मैकेनिज्म है। तो वो सेव करने का मैकेनिज्म क्या है? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। हमें क्या करना है? एंग्शियस मोड से अपने आप को सेफ मोड पे लेके आना है। तो एंग्शियस मोड इज योर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, वहाँ से आपको लेके आना है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम से। वो कौन करेगा? आसान भाषा में इसको समझाएंगे, ये बड़ा ओके, स्ट्रेस, रिलैक्स, ठीक है, दोनों ही हमारी बॉडी में मौजूद है। हम किसकी तरफ जाते हैं? हम आजकल स्ट्रेस की तरफ जा रहे हैं। हमें जाना कहाँ पे है? रिलैक्स में। ये कौन करके देगा? आपका प्राणायाम। आपका प्राणायाम क्या करता है? आपके बॉडी में जो रिलैक्स करने का मूड है उसको एक्टिवेट कर देता है, और धीरे धीरे सिस्टम को बोलता है कि बस अब बहुत हो गया, अब इतना स्ट्रेस नहीं क्रिएट करना है। तो धीरे धीरे इसको शांत करता है, और जो आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है, आसान भाषा में जो आपका रिलैक्स मोड है, हील मोड है, उसको वो एक्टिवेट करता है। ये करने के लिए प्राणायाम इज द बेस्ट टूल इन द एंटायर वर्ल्ड। प्राणायाम में क्या क्या आएगा? प्राणायाम में बहुत सारे प्राणायाम है। बेसिक प्राणायाम जो हम सभी प्रैक्टिस कर सकते हैं वो है इक्वल ब्रीदिंग, जहाँ पे हम इनहेलेशन मतलब श्वास लेना और एक्सहेलेशन मतलब श्वास छोड़ना, उसको हम पहले इक्वल लेके आते हैं। जैसे ही आप इन दोनों को इक्वल लेके आएंगे, बॉडी ऑटोमेटिकली रिलैक्स होना शुरू हो जाएगी। ये बेसिक लेवल का प्राणायाम है जो बच्चा भी कर सकता है। इसके बाद आता है अनुलोम विलोम, जो आपकी दोनों नाड़ी, जो मैंने शुरू में बताया था, पिंगला नाड़ी, ईड़ा नाड़ी, राइट नॉस्ट्रिल लेफ्ट नॉस्ट्रिल, दोनों में बैलेंस लेके आता है। रिलैक्स होने का मतलब क्या है? बैलेंस में आना। स्ट्रेस का मतलब क्या है? आउट ऑफ बैलेंस जाना या इम्बैलेंस होना। तो बहुत आसान शब्दों से हमें अपनी बॉडी को इम्बैलेंस से बैलेंस में लेके आना है, जिसके लिए आसन है, मुद्रा है,
मंत्र चैंटिंग है, बहुत कुछ है, लेकिन सबसे पावरफुल टूल है जो कम टाइम में आपको रिजल्ट देगा, वो है आपका प्राणायाम। ओके, तो जैसे आपने इसके अंदर जो है मंत्र की भी बात करी है, तो मंत्र कितने हद तक जो है आपकी बॉडी को हील कर सकते हैं? जैसे एक बहुत छोटा सा वर्ड है ओम, तो ये किस हद तक आपकी बॉडी को हील कर सकता है, या आपको किस लेवल तक जो है शांति वगैरह दे सकता है? ये आप ओम जो है ना, वो बहुत पावरफुल मंत्र है, बहुत हाई वाइब्रेशन कॉज करता है और आपकी बॉडी में वेगस नर्व जो है, जो आपको रिलैक्स करने में हेल्प करता है, ये उसको एक्टिवेट करने के केपेबल है। तो जो लोग नहीं भी जानते हैं कि वेगस नर्व क्या होता है, और अगर आपको दिख रहा है कि कोई बहुत परेशान रहता है, उसको बात बात पे गुस्सा आ जाता है, बीपी बहुत हाई रहता है, हार्ट पल्पिटेशंस बहुत होते हैं, कुछ लोगों को आपने देखा होगा इस तरीके से पैर हिलाते रहते हैं, दीज आर ऑल साइंस ऑफ एंग्जाइटी, जिसका रीज़न हमें नहीं पता है। उनको सिर्फ आप ओम चैंटिंग दे दीजिए। ओम चैंटिंग से इतना वाइब्रेशन होगा आपके गले में, आपके पेट में, जिससे आपकी जो वेगस नर्व है वो रिलैक्स हो जाएगी। एंड द मोमेंट द वेगस नर्व इज रिलैक्स्ड, the individual will be completely relaxed. It's that simple. ओके, ओम में इतनी ज़्यादा पावर है। इसके अलावा और कौन कौन से पावर? बहुत सारे मंत्र हैं हमारी बॉडी में, 7 चक्र है, 7 चक्र के छोटे छोटे बीज मंत्र है। हर मंत्र इतना पावरफुल है कि आप ये सब कुछ भी नहीं करें। मान लीजिए कि किसी को आप आसन बताते हैं, हर कोई फ्लेक्सिबल नहीं है, किसी को आप प्राणायाम बताते हैं, अब उसका नॉस्ट्रल बंद है, वो प्राणायाम ही नहीं कर सकता है। किसी को आप कहते हैं कि रिलैक्स हो जाइए, लोग रिलैक्स ही नहीं होना चाहते। तो ऐसे लोगों को आप मंत्र चैंटिंग दे सकते हैं। तो छोटे छोटे मंत्र हैं, लम, वम, रम, इसको आपको सिर्फ चैंट करना है। इसमें इतना पावर है कि आपका जो चक्र है, जो एनर्जी सेंटर है, वो अगर इम्बैलेंस है, वो उसको बैलेंस में लेके आ जाएगा। अच्छा, आप जैसे चक्र की बात बता ही रही हैं यहाँ पे कि चक्र को जो है आपको बैलेंस करना होता है। क्या है चक्र, एग्जैक्टली है क्या? लोगों को ना बस टीवी में देखा है कि 7 तरीके के गोले हमारे जो है बॉडी में बनते हैं, क्या एक्चुअली चक्र क्या है? ओके, तो मैं एक योगा साइकोथेरेपिस्ट हूँ और आप मुझे दूसरा नाम भी दे सकते हैं, मैं चक्र साइकोलॉजिस्ट भी हूँ। चक्र क्या होते हैं, पहले वो लैंग्वेज बताती हूँ जो सब कोई समझ पाएंगे। हमें पता है कि चक्र का मतलब एनर्जी सेंटर, यानी यहाँ पे कुछ एनर्जी है, उस एनर्जी से हम अपना सारा काम कर रहे हैं। अब इसको थोड़ा सा डेप्थ में लेके जाते हैं, लेकिन मैं बहुत ईजीली आपको समझाऊंगी। अब मैंने बताया कि चक्र का मतलब एनर्जी, एनर्जी है तो आपके पास में पोटेंशियल होगा, किसी चीज़ को करने का पावर होगा। अगर किसी चीज़ को करने का पोटेंशियल है तो आपके पास में पॉसिबिलिटी होगी। अगर आपके पास में पॉसिबिलिटी है, जैसे आप ये पॉडकास्ट कर रहे हैं, मैं इसमें बैठी हूँ, तो एक पॉसिबिलिटी आई, वो पॉसिबिलिटी के पीछे हमारी अपनी अपनी एनर्जी रिस्पॉन्सिबल है। पॉसिबिलिटी है तो गोल होगा, आपके लिए ये कंडक्ट करना गोल है, मेरे लिए उसका जवाब देना गोल है। गोल है तो एक्सपेक्टेशंस होंगी, है ना, कि ये एक्सपेक्टेशन है कि ये सब कुछ अच्छे से हो जाए, राइट? एक्सपेक्टेशंस होंगी, यानी उससे आपकी सेंसिटिविटी भी होगी। कैसे? अरे पॉडकास्ट बहुत अच्छा हो गया, हैप्पी एंड सेटिस्फाइड। अरे जैसा सोचा वैसा हुआ ही नहीं, तो आप दुखी हो जाएंगे। एग्जैक्टली आपने सही वर्ड बोला। तो अब चक्र से आप देखिए मैं आपको कहाँ लेके जा रही हूँ। तो हम पॉसिबिलिटी पे आए, गोल पे आए, गोल से हमारी एक्सपेक्टेशंस हुई, वहाँ से हमारी सेंसिटिविटी हुई और ट्रिगर हुआ। ये पॉडकास्ट अच्छे से होना हमारे लिए अब एक ट्रिगर हो गया है। अरे सही हुआ कि नहीं, लाइट चली गई तो क्या हो गया, मैं जवाब नहीं दे सकी तो क्या हो गया। इन्हीं एक्सपेक्टेशन से हमारे क्या जुड़े हुए हैं, जो अभी आपने बोला था, इमोशंस। और इमोशंस हम कैसे एग्जिबिट करते हैं? बिहेवियर में। अरे ठीक से नहीं हुआ, गुस्सा आ जाएगा। अरे बहुत अच्छा हो गया, यू विल बी ऑल हैप्पी ऑल ओवर द प्लेस। तो चक्र से क्या समझे हम लोग, कहाँ तक पहुंच गए? इमोशन तक। इमोशन से बिहेवियर तक। तो अगर मुझे किसी के भी बिहेवियर को समझना है, उनके इमोशंस को समझना है, तो मैं डेप्थ में किस पे काम कर रही हूँ? चक्र पे। इट इज दैट पावरफुल। तो मैं ये जो भी हैंड मूवमेंट भी कर रही हूँ ना, इट इज ऑल पार्ट ऑफ माई बिहेवियर। आप अगर अभी रिलैक्स होकर शांति से बैठे हो, इट इज ऑल पार्ट ऑफ योर बिहेवियर। नहीं, मैं शांति से नहीं बैठी, मैं एग्जैक्टली बहुत ध्यान से सुन रही, कि मैं पहली बार सुन रही है सब चीजें। तो ये सब कहाँ से आ रहा है? चक्र से। यानी आपका एग्जिस्टेंस, मेरा एग्जिस्टेंस, इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल कौन है? दे आर आर चक्रस। और हम उसको सिर्फ एनर्जी सेंटर बोल के छोड़ देते हैं, बट एक्चुअल में इट इज इन सो मच ऑफ डेप्थ। तो अगर आपको किसी के बिहेवियर को, और किसी के बिहेवियर को क्यों समझना है? जज करने के लिए, किसी पे जजमेंट पास करने के लिए नहीं। अगर कोई ट्रॉमा में है, कोई हाईली एंग्शियस पर्सन है, किसी को थायराइड है, किसी को डायबिटीज़ है, किसी को हाइपरटेंशन है, इनफर्टिलिटी है, इन सबके पीछे का रूट कॉज कहाँ बैठा हुआ है? चिपके चक्र से। तो अगर आपको किसी के PCOS को हील करना है, आपको किसी के डायबिटीज़ को हील करना है, तो आपको सिर्फ उसके पैटर्न्स को पकड़ना है कि वो कैसे बिहेव कर रहा है।
वो क्या बार बार बोल रहा है, उसके पीछे की उसके इमोशंस क्या है, एंग्जाइटी क्या है, और धीरे धीरे समझते समझते हम पहुंच जाते हैं उनके चक्रस पे। वहाँ से हमें पता चलता है कि किसी का चक्र कितना इम्बैलेंस्ड है, कितना बैलेंस है, और फिर धीरे धीरे टूल्स क्या यूज़ करेंगे, आसन, प्राणायाम, डीप रिलैक्सेशन, एफर्मेशंस, रिमाइंडर्स, उससे हम उस इंडिविजुअल को इम्बैलेंस की स्टेट से बैलेंस तक लेके आ जाएंगे। हमारी बॉडी पे कितने टाइप के चक्र है? जैसे चक्र की बात आप बता ही रही है, तो कितने टाइप के चक्र है हमारी बॉडी पे? हमारी बॉडी में वैसे तो कई सारे चक्र हैं, लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो 7 चक्र है। इसमें अगर मैं शुरू करूं तो सबसे पहले है ब्रह्म सहस्त्र चक्र, क्राउन चक्र जिसे कहते हैं, जो हमारे बिल्कुल यहाँ पे प्रेजेंट है। ये रिस्पॉन्सिबल है आपका फेथ, भगवान में कह लीजिए, यूनिवर्स में कह लीजिए। तो आप अपने अलावा एक्सटर्नल रियलिटी में कितना फेथ रखते हैं, ये चक्र उसको दर्शाता है। उसके बाद जो सेकंड चक्र आता है वो है आपका आग्नेय चक्र, यानी कि थर्ड आई चक्र। ये चक्र रिस्पॉन्सिबल है आपके नॉलेज के लिए, आपके विजडम के लिए और ट्रुथ को समझने के लिए। जो हमारा थर्ड चक्र है वो है हमारा विशुद्धि चक्र, यानी कि थ्रोट चक्र। ये चक्र रिस्पॉन्सिबल है आपकी एबिलिटी टू स्पीक, जैसे मैं अभी आपको बता पा रही हूँ, अपने एक्सप्रेशंस को कह पा रही हूँ, अपने ट्रुथ को कह पा रही हूँ। तो ये जो मेरी बोलने की एबिलिटी है बिना किसी फिल्टर के, कॉन्फिडेंस के साथ, वो आ रही है मेरे विशुद्धि चक्र से, यानी कि थ्रोट चक्र से। हमारा फोर्थ चक्र है अनाहत चक्र, जो कि एग्जैक्टली हमारे हार्ट के पास प्रेजेंट है। ये चक्र अनाहत, तो दिल का काम है काइंडनेस और कंपैशन दर्शाना। तो ये चक्र रिस्पॉन्सिबल है एम्पैथी फील करना, किसी के लिए प्यार फील करना, खुद के लिए प्यार फील करना। उसके बाद जो हमारा फिफ्थ चक्र है वो है मणिपुर चक्र, सोलर प्लेक्सिस, जो एग्जैक्टली आपकी नेवल से 4 उंगली ऊपर है। नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चक्र। दिस चक्र इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर पावर, लीडरशिप एंड अथॉरिटी। हम सब आगे बढ़ना चाहते हैं, हम सब पावरफुल बनना चाहते हैं। तो अगर आप पावरफुल बनना चाहते हैं, लीडरशिप क्वालिटीज़ को डेवलप करना चाहते हैं, तो आपको अपने मणिपुर चक्र यानी कि सोलर प्लेक्सिस चक्र पे काम करना होगा। जो हमारा 6th चक्र है वो नाभि के थोड़ा सा नीचे है, उसका नाम है स्वादिष्ठान चक्र। ये चक्र रिस्पॉन्सिबल है आपकी बॉडी में सेंशुअल और सेक्सुअल एनर्जीज के लिए। लास्ट जो चक्र है वो है मूलाधार चक्र, जिसका नाम से समझ में आता है कि मूल मतलब कि रूट, तो ये नीचे प्रेजेंट होगा। तो ये ठीक हमारी स्पाइन के बेस में एनल के आसपास मौजूद है, और इसका काम है लाइफ में आपके फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करना। इसका क्या मतलब है कि आप कितना सिक्योर और कितना सेफ फील करते हैं खुद के साथ, अपने एक्सटर्नल वर्ल्ड के साथ, ये चक्र उसको दर्शाता है। तो जैसे आपने इतने सारे चक्र बता देते, इनको कंट्रोल कैसे करना है? हर किसी के लिए अलग एक्सरसाइज है? हाँ, हर चक्र के लिए योग शास्त्र इतना प्यारे तरीके से इसको बनाया गया है कि हर चक्रों को ठीक करने के लिए ढेरों इन्फॉर्मेशन है। तो हर चक्र के लिए कुछ आसन है, कुछ प्राणायाम है, जैसे बीज मंत्र है लम वम रम ओम। हर चक्र का अपना छोटा छोटा मंत्र है, हर चक्र के अपने एफर्मेशंस है। उनको प्रैक्टिस करके, प्राणायाम को प्रैक्टिस करके आप ओवरऑल भी चक्र उसको बैलेंस में लेके आ सकते हैं। मान लीजिए कि कोई इंडिविजुअल है, उनको खुद में पावरफुल नहीं फील होता है, बाकी सारे चक्र ठीक है, यानी उनका मणिपुर चक्र अफेक्टेड है, तो उनको वो आसन हम देंगे जिससे उनका मणिपुर चक्र जो है इम्बैलेंस से बैलेंस की तरफ आ जाए। तो ऐसे कई सारे टूल्स हैं, रिमाइंडर्स हैं, एफर्मेशंस हैं, और सबसे बेस्ट, आपको लग रहा है कि अरे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, अब मैं क्या करूं, सबसे बेस्ट है सूर्य नमस्कार, जो आप सभी जानते होंगे, उसकी प्रैक्टिस करना। सूर्य नमस्कार इतना पावरफुल और केपेबल है कि आपके सारे 7 चक्रों को एक साथ बैलेंस में लेके आ सके, इतना इसका पावर है। कि सूर्य नमस्कार वेट लॉस के लिए, मैं एक मिथ को यहाँ बर्स्ट करना चाहूँगी। लोगों को लगता है चलो सूर्य नमस्कार करते हैं, वेट लॉस हो जाएगा, कैलोरीज बर्न हो जाएगी, फिट हो जाएंगे, पुराने कपड़ों में वापस आ जाएंगे, वो सब कुछ होता है। लेकिन अगर उससे ऊपर उठ के हम देखें तो सूर्य नमस्कार इज़ अ पावरफुल टेक्निक, अ वे बाय विच यू कैन बैलेंस ऑल योर चक्रास इन वन सिंगल गो। ओके, मैं आपसे एक्चुअली पूछने ही वाली थी कि अगर हमको सब कुछ बैलेंस करना है तो एक कोई सूर्य नमस्कार कर सकते हैं? सूर्य नमस्कार मैं पिछले 3.5 सालों से सिखा रही हूँ। मेरी हर क्लास में मैंने सूर्य नमस्कार हमेशा सिखाया है। हाँ, वेट लॉस भी होगा, योगा के बाय प्रोडक्ट हैं ये सब। तो आप योगा इसलिए ना करें कि आपको वेट लॉस करना है, आप योगा इसलिए ना करें कि आपको एक पर्टिकुलर शेप में आना है, वो तो आपको मिलने ही वाला है, इट्स अ बाय प्रोडक्ट ऑफ एनी योगा प्रैक्टिस। लेकिन आपको इसलिए करना है कि आप में जो इम्बैलेंसेस हैं वो सारे बैलेंस में
आ जाए। अच्छा, जब चक्र की बात हो ही रही है तो इससे हम हार्मोन भी कंट्रोल कर सकते हैं अपने? बिल्कुल। तो मैं एक वुमेन्स वेलनेस कोच भी हूँ और मेरा काम जो रिवॉल्व करता है वो उन लोगों के आसपास रिवॉल्व करता है जिन्हें थायराइड, पीसीओएस और इनफर्टिलिटी है। अभी किस वजह से होता है? जब आपके हार्मोन्स में इम्बैलेंस आता है। तो जैसे मैंने पहले भी कहा था, योग शास्त्र में बहुत सारे ऐसे आसन्स हैं, टूल्स एंड टेक्निक्स हैं जिससे आप अपने हार्मोन्स को भी बैलेंस में लेके आ सकते हैं। अच्छा, सबसे जब बात हो ही रही है तो थायराइड, क्योंकि ये कॉमन प्रॉब्लम है आपको, मतलब अगर आप जाओगे 10 में से मेरे ख्याल से 8-9 लड़कियों को तो थायराइड हो ही जाता है। बिल्कुल। अगर उनको अभी नहीं है तो आफ्टर प्रेगनेंसी या आफ्टर मैरिज हो जाएगा, या उनको शादी से भी पहले कुछ, आजकल तो 20-22 साल की लड़कियों को जो है थायराइड की दिक्कत होने लगी है। तो क्यों हो रहा है और इसका सोल्यूशन क्या है? बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन पूछा, मैं इसका वेट कर रही थी। लोगों को लगता है कि एक दवाई हम ले लेंगे और उससे मॉर्निंग रिचुअल बनाएंगे, भूखे पेट ले लेंगे और हमारा थायराइड ठीक हो जाएगा। मैं इस मिथ को यहीं बस्ट करना चाहूँगी और आपको ये बताऊँगी कि आप बिल्कुल लीजिए थायराइड की इस दवाई को। मैं कोई मेडिकल ऑफिसर नहीं हूँ कि आपको बताऊँ कि लेना है कि नहीं, लेकिन लेने से पहले आप अपने आप से सिर्फ एक बार पूछिए कि थायराइड का रूट कॉज क्या है। दवाई लेना बहुत आसान है, लेकिन उसके रूट कॉज में जाना उतना ही मुश्किल है और हम में से कोई भी वो एफर्ट लगाना ही नहीं चाहता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि थायराइड किस वजह से होता है। थायराइड हमारा यहाँ पे प्रेजेंट है, एक ग्लैंड है जो कि हमारी बॉडी में मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है या उसको फंक्शन करने में हेल्प करता है। अब जहाँ जिस चक्र का लोकेशन होगा वो उससे जुड़े हुए ऑर्गन को कंट्रोल करेगा। इसको बहुत आसानी से समझते हैं। तो हमारा विशुद्धि चक्र, थ्रोट चक्र यहाँ प्रेजेंट है, तो ये किसको कंट्रोल करेगा? हमारे थायराइड ग्लैंड को कंट्रोल करेगा। ठीक है, अब समझते हैं कि विशुद्धि चक्र है क्या। विशुद्धि चक्र है बोलने की एबिलिटी, वॉइस बॉक्स भी यहाँ पे, आपकी बोलने की एबिलिटी। तो क्या आवाज़ से इसकी एबिलिटी को जज किया जाता है? नहीं। आप अपने विचारों को अपने वर्ड्स में कह पाती हैं या नहीं? आप अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर पाती हैं या नहीं? आप में वो कॉन्फिडेंस और वो फेथ है कि जो आप कह रही हैं वो खुल के कह पा रही हैं या नहीं? अगर आप ये सब कर पा रही हैं तो आपका विशुद्धि चक्र बिल्कुल बैलेंस्ड है। जिनका विशुद्धि चक्र बैलेंस्ड है उनको थायराइड नहीं होगा। यानी कि वो लोग जो अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, वो लोग जो अपनी बात को रखने में कतराते हैं, वो लोग जो डरते हैं कि मैं अगर ये कह दूंगी तो लोग मुझे जज करेंगे, मुझे उस ग्रुप से हटा दिया जाएगा, अगर आप ये प्रैक्टिस सालों तक करते आ रहे हैं, मैं लिख के दे सकती हूँ उन्हें फ्यूचर में जाके थायराइड डेवलप होने ही वाला है। पर कई मैंने सुना है कि ये शायद लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। लाइफस्टाइल डिसऑर्डर भी है। अगर आपने सही तरीके से अपना ध्यान नहीं रखा, आपने खाना सही नहीं खाया, आपकी नींद अगर सही नहीं हो रही है या आप मेंटली बहुत डिस्टर्ब है, तो थायराइड आपको होने वाला है। अगर हमारा लाइफस्टाइल बैलेंस नहीं है, पर हम ना सूर्य नमस्कार भी रेगुलर बेसिस पे कर रहे हैं, तो क्या हमारा जो है चक्र, जो आपने अभी बताया, एक लिमिट तक सब कुछ ठीक रहेगा। लेकिन अगर आप उसमें लाइफस्टाइल के थ्रू अननेसेसरी इम्बैलेंस क्रिएट करेंगे तो इम्बैलेंस तो आएगा। तो आपने जैसे कहा ना, वो सब है, थायराइड होने के मल्टीपल फैक्टर्स हैं। उसमें आपकी डाइट है, उसमें आपके थॉट्स है, उसमें आपकी लाइफस्टाइल है, आपका नींद का पैटर्न है। लेकिन जैसे मैंने बताया था ना, चक्र का रूट क्या है? दे आर योर इमोशंस। तो अगर आपने अपने इमोशंस पे काम नहीं किया, अगर आपने एक्सप्रेस नहीं किया, अगर आप हमेशा सप्रेस करते रहे, तो आपको थायराइड होगा ही। और मैं पिछले 3 सालों से थायराइड के क्लाइंट्स को हैंडल कर रही हूँ और पर्सनली जब भी मैंने उनसे सवाल पूछा, सबने यही बताया कि हाँ, हमने हमारे इमोशंस को सप्रेस किया है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? आपको सबसे पहले, अगर आपको कोई भी मेंटल हेल्थ से आप सफ़र कर रहे हैं, फिज़िकल हेल्थ से सफ़र कर रहे हैं, आपको प्लीज़ 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 किसी प्रोफेशनल से हेल्प लेनी है, उसमें आपको पीछे नहीं रहना है। तो आप किसी थेरेपिस्ट के पास जाइए, काउंसलर के पास जाइए, डॉक्टर के पास जाइए, जहाँ आपको एक कंफर्ट एनवायरनमेंट मिलता है, जहाँ पे आपको लगता है कि मैं सेफ़ हूँ अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने में, वहाँ जाइए और अपनी हीलिंग जर्नी को शुरू करिए। ओके, मैंने कुछ मुद्रास के बारे में सुना है कि मैंने कई बार, हम स्क्रॉल करते करते देख लेते हैं कि इस टाइप की कुछ मुद्राएं होती हैं जिससे जो है आप अपने, जो आपने विशुद्धि चक्र बताया, इसको कंट्रोल कर सकते हैं या बहुत सारी चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। कुछ आप बताएंगे हमें? हाँ बिल्कुल, मैं अपनी क्लास में भी सिखाती हूँ, मैं खुद भी प्रैक्टिस करती हूँ। तो अगर आपको ये उनके लिए स्पेशली उनके लिए जिनको थायराइड है, ठीक है, तो आपको इस तरीके से अपने दोनों हाथों को लेना है,
अपने लेफ्ट थंब को पकड़ना है इस तरीके से, परफेक्ट। नहीं वो वाला सही था। हाँ, और अब सीधा ग्रैब करना है इस तरीके से अपने फिंगर्स को, और राइट हाथ के थंब को टच कर देना है। इसे शंख मुद्रा कहते हैं। ये मुद्रा आप अपने छाती के पास रख सकते हैं, और इसमें बैठ के आपको हम मंत्र का अभ्यास करना है। हम तो हम से यहाँ पे वाइब्रेशन क्रिएट होते हैं, और ये मुद्रा आपके थायराइड को हील करने के लिए बहुत केपेबल है। अब आप सोचेंगे कि अच्छा सिर्फ ये मुद्रा कर लूँ और चैंटिंग कर लूँ तो मेरा थायराइड ठीक हो जाएगा। वो सिर्फ सुपरफिशियल लेवल तक ही होगा। रूट कॉज में तो आपको अपने इमोशंस पे काम करना ही पड़ेगा। अच्छा, ये मुद्रा से फिर कितना फर्क पड़ेगा? काफ़ी पड़ेगा, काफ़ी हद तक फर्क काफ़ी हद तक। थायराइड के लिए कुछ आसन है, प्राणायाम है। थायराइड उन लोगों को भी होता है जिन्हें रिलैक्स करना नहीं आता है। तो मैक्सिमम जो बीमारी है दुनिया में वो सिर्फ इसीलिए है क्योंकि हम रिलैक्स करना भूल चुके हैं। हम सो रहे हैं पर रिलैक्स नहीं कर रिलैक्स नहीं है ना, क्योंकि आपकी बॉडी रेस्ट कर रही है, पर मेंटली तो आप अभी भी फ्यूचर में या पास्ट में जी रहे हैं। तो आप अगर रिग्रेट करेंगे या एंग्शियस रहेंगे तो आपकी हीलिंग कैसे होगी? बॉडी की हीलिंग तब होती है जब आप रेस्ट करते हैं। रेस्ट नॉट जस्ट बाय द फिजिकल बॉडी बट ऑल्सो बाय द मेंटल बॉडी। तो अभी जैसे मुद्राएं के बारे में बात चल ही रही है, तो हम इसके लिए भी कोई मुद्राएं, जैसे अभी आजकल ना पीसीओडी और पीसीओएस बहुत ज़्यादा होने लगे हैं लोगों को। अब लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर है, हमें पता है ये बात, पर क्या करें, जेनजीज है, बाहर खाना है ही उन्हें, वो नहीं करेंगे योगा। तो कोई ऐसी मुद्रा जिससे वो कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब अगर किसी को नहीं हुआ है तो ना हो इन फ्यूचर उसके लिए, और अगर किसी को हो गया तो रिवर्स कैसे होगा? बिल्कुल। एक मुद्रा है जिसका नाम है योनि मुद्रा। योनि से ही आप समझ लीजिए कि उसका नाम, उसका फंक्शन क्या होगा। तो वो पीसीओएस के पेशेंट्स को बहुत हेल्प करता है। उस मुद्रा का अभ्यास इस तरीके से करना है। आपको नीचे की 3 फिंगर्स को इस तरीके से अंदर से इंटरलॉक करना है, और फिर टच करना है इंडेक्स के टिप को और थंब के टच के टिप को, और इस तरीके से नीचे की ओर पॉइंट आउट करके बैठना है। इस मुद्रा के साथ एक आसन का अभ्यास होता है जिसका नाम है बद्धा कोणासन। उसकी फोटो आप लगा लेना। इस आसन और इस मुद्रा से पीसीओएस काफ़ी हद तक हील होता है। लेकिन अगेन मैं हर बात पे यही कहूँगी कि अगर आपको जड़ से मिटाना है, अब आप सोचेंगे कि मुद्रा कर लिया, जैन जी ने कहा कि चलो मुद्रा कर लेती हूँ, थोड़ा बर्गर भी खा लूँगी, ठीक हो जाऊँगी। लेकिन जब तक आप अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं करेंगे वो ठीक होगा ही नहीं। तो वो लगेगा कि ठीक चल रहा है, मेरे पीरियड वापस से बैलेंस में आ गए, मेरी साइकिल अब सब चल रही, चलो अब सब लाइफ स्टाइल ख़राब कर देते हैं। लेकिन अगर पीछे कोई इमोशन जुड़ा हुआ है वो वापस बाउंस बैक करेगा। तो अगर आपको किसी भी चीज़ को ठीक करना है तो उसके इमोशन को समझे, उस इमोशन से आने वाली एंग्जाइटी को समझे, तो धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। अच्छा, जैसे ये तो मुद्रा की बात चल रही थी, एक और चीज़ है कि कई बार ना फीमेल्स, खासकर मेल भी होते हैं पर फीमेल्स में ज़्यादा होता है क्योंकि उनके पास जिम्मेदारी हर टाइम दो जिम्मेदारी लेके वो हमेशा चल रही है। तो उनमें ना कई बार होता है लो फील करने लगती है, एनर्जी नहीं बच रही है। तो उसके लिए कोई मुद्रा, या ऐसा होता क्यों है? पहले तो आप मुझे ये बताइए होता क्यों है, अगर उसको सही करना है योगा के द्वारा, अंदर मुद्राएं अगर कुछ हो तो। एक तो हमारी सोसाइटी ऐसी है जहाँ पे फीमेल्स को बहुत सप्रेस किया जाता है। हमारी सोसाइटी की कंडीशनिंग ऐसी है जहाँ पे फीमेल्स को लगता है कि आप एक सिर्फ केयर टेकर हो या केयर गिवर हो या नर्चरर हो, उतना ही सिखाया जाता है। और वो कंडीशनिंग इतनी स्ट्रॉन्ग बना दी जाती है कि अगर एक फ़ीमेल केपेबल भी है, इंटेलिजेंट भी है, ब्रिलियंट भी है, और वो आगे जाके कुछ करना भी चाहती है ना, लेकिन पेरेंट्स की दी हुई कंडीशनिंग ऐसी होती है, वो ऐसे समाज से आ रही होती है कि वो हर चीज़ करने में डरती है। तो पहले तो आपको डरना नहीं है। जितने मेल्स केपेबल है, मैं ऐसा मानती हूँ, इक्वालिटी में मानती हूँ, जितने मेल्स केपेबल है उतनी फीमेल्स भी केपेबल है। हाँ ठीक है, हम बहुत इमोशनल होती हैं, हमारे हार्मोन्स अप एंड डाउन होते हैं, लेकिन फिर भी वी आर एज केपेबल एंड एज स्ट्रॉन्ग एज मेल्स। अगर आपको अपना कॉन्फिडेंस, जो आपने सेकंड क्वेश्चन पूछा कि कॉन्फिडेंस को कैसे बूस्ट करना है, तो पहले तो अपने माइंडसेट को प्रिपेयर करिए कि मैं केपेबल हूँ, मैं सब कुछ कर सकती हूँ। अब बात करते हैं एक मुद्रा की जिसका नाम है आदि मुद्रा। आदि मुद्रा के अभ्यास से आप अपने कॉन्फिडेंस को और अपने विल पावर को बढ़ा सकते हैं। उसको कैसे करना है वो देखते हैं। आप इस तरीके से किसी भी कंफर्टेबल पोस्चर में बैठ जाएं, चाहे कुर्सी के ऊपर, चाहे अपने मैट के ऊपर, या फिर बेड के ऊपर, जो भी आपको कंफर्टेबल लगे। इस तरीके से दोनों हाथ को लेना है, अपने अंगूठे के टिप को अपने लिटिल फिंगर के बेस में रख देना है आराम से,
और फिर अपनी चारों उंगलियों को इस तरीके से बंद करना है, मुट्ठी बहुत लूज़ और कंफर्टेबल होनी चाहिए, और इस तरीके से आकाश की ओर रख के अपने घुटनों के ऊपर बैठ जाएंगे, आंखें बंद कर लेंगे। सारा ध्यान अपना हथेली के बीचों बीच लगाएंगे, और सिर्फ आपको मुद्रा में भी बैठे हैं उसके भी बेनिफिट मिलेंगे। आपको सिर्फ खुद से इतना कहना है कि मैं बहुत पावरफुल हूँ, आई एम वेरी पावरफुल एंड आई एम ब्लेस्ड टू बी हियर। इस मुद्रा को आप रोज़ सुबह 5 से 15 मिनट प्रैक्टिस कर सकते हैं, और 1 महीने में आपको खुद में बहुत सारे चेंजेस आएंगे। जो बात आप नहीं कह पाते थे वो भी आप अपने अपने खुद के विल पावर से, कॉन्फिडेंस से कह सकेंगे। तो जैसे अभी आपने बताया ना कि जो है अगर हम रोज अपने आप को इस तरीके से बोलेंगे कि हम जो है पावरफुल है, तो इसी में ना एक मैनिफेस्टेशन टाइप का वर्ड एक जुड़ जाता है। तो योगा एंड मैनिफेस्टेशन कितना अलग है, और अगर नहीं है अलग तो कितना जुड़ा हुआ है, ये आप मुझे बताइए। बिल्कुल जुड़ा हुआ है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको अपने हिडन पोटेंशियल को बाहर लेके आना है। मैनिफेस्टेशन क्या है? मैनिफेस्टेशन कुछ नहीं है, जो आप सोचते हैं अपने विजन में उसको आप रियलिटी में कन्वर्ट कर रहे हैं, और वो रियलिटी को कन्वर्ट करने के लिए योग आपका बहुत साथ दे सकता है। इसमें हम अपने क्लाइंट्स को एफर्मेशंस देते हैं और रिमाइंडर देते हैं। तो अब आप बोलेंगे कि ये क्या है? कुछ ऐसी लिखी हुई बातें हैं जो आपको कंटिन्यूअसली दोहरानी है लंबे टाइम पे। उस पे योग के 2 शब्द मैं आपको बताना चाहूँगी, निरंतर यानी कि लगातार, और दीर्घकाल यानी कि लंबे समय तक। अब आप बोलेंगे कि अरे मुझे वो कार लेनी है, और 1 महीने तक आप बोल रहे हैं, और आप बोलेंगे कि अरे मैंने तो मैनिफेस्टेशन कर लिया, आपका कोई जो नुस्खा है वो काम नहीं आया, मुझे तो कार मिली नहीं। तो यहाँ पे क्या लेके आना है? दीर्घकाल यानी कि लंबे समय तक आपको बोलना है, दीर्घकाल, निरंतर, लगातार। अच्छा, आपने कहा कि मैंने ये भी कर लिया फिर भी नहीं हुआ। तीसरा आपको लेके आना है फेथ। ये तीनों टर्म्स मैं योग से बता रही हूँ। आपको विश्वास रखना है खुद पे और हायर रियलिटी पे कि जो भी मैं मैनिफेस्ट कर रही हूँ वो मुझे मिलने ही वाला है, या आप ऐसा मान के चलिए कि मुझे मिल चुका है, वो ऑलरेडी मेरे पास है। अगर आपने ये चीज़ करी, ये जो 3 इसके पैरामीटर्स है, तो आप जो चाहते हैं वो हो सकता है। और मैं आप सबको ये भी बताना चाहूँगी कि यहाँ जो मैं बैठी हूँ वो मेरा ही मैनिफेस्टेशन है। पिछले साल मैंने कोई पॉडकास्ट देखा, और देखते देखते मेरे मन में ऐसा आया, पता नहीं कैसे मैंने हिम्मत भी कर ली। मैंने सोचा कि अरे मैं भी शायद कहीं किसी पे, और नेक्स्ट मोमेंट ये आया, अरे नहीं ये तो पॉसिबल ही नहीं है, मैं इतनी केपेबल ही नहीं हूँ। लेकिन शायद सबकॉन्शियसली मैं वो मैनिफेस्ट करती रही, और आपके सामने मैं यहाँ पे हूँ। ये मैनिफेस्टेशन वाला ना, मतलब कई लोग तो मानते हैं, पर क्या साइंस इसे मानते हैं? हाँ बिल्कुल। मैनिफेस्टेशन आखिर में है क्या? आप अपने ब्रेन की रिवायरिंग कर रहे हो, अपने थॉट पैटर्न को चेंज करके, ताकि आप करंट रियलिटी से खुद को नई रियलिटी में देख सको। मान लीजिए कि आज मेरे पास में, मैं अपना ही एग्जांपल देके बताती हूँ, आपका भी एग्जांपल देती हूँ। मान लीजिए कि आज मेरे पास में 10 स्टूडेंट है। मैं मैनिफेस्ट कर रही हूँ कि 1 साल के बाद मेरे पास में 1000 क्लाइंट हो जाएंगे। अभी ड्यूरेशन तो बहुत कम है, और जो मैं चाह रही हूँ वो बहुत बड़ी बात है। लेकिन अगर मैं उसके पीछे मेहनत करूँ और कंटिन्यूसली एफर्मेशंस देती रहूँ कि हाँ आई हैव 1000 क्लाइंट्स बाय द टाइम ऑफ दिस ईयर, मैं लगातार बोलती रहूँ, तो मेरा क्या होगा? मैं अपने थॉट पैटर्न को चेंज कर रही हूँ। जो 10 पे अटका हुआ था, वहाँ से मैं अपने थॉट पैटर्न को लेके जा रही हूँ 1000 में, जिसे साइंस के लैंग्वेज में ब्रेन रिवायरिंग कहा जाता है, या न्यूरोप्लास्टिसिटी कहा जाता है। तो बस आपको जो आप विजुलाइज कर रहे हैं वो आपको फिर एक दिन अपने करंट रियलिटी में दिखने लग जाएगी। लेकिन उसके लिए आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा, आपको फेथ रखना पड़ेगा, लंबे समय तक करना पड़ेगा, और खुद पे उतना कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा। तो आप जो भी चाहें वो पॉसिबल है। अच्छा, जैसे आपने ये बात बताई है कि साइंस भी इस चीज़ को एग्री करता है, तो साइंस और स्पिरिचुअलिटी इनका क्या कनेक्शन है, और अगर किसी को डाउट आता है तो आप उनका डाउट कैसे क्लियर करती है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। लोगों को लगता है कि साइंस और स्पिरिचुअलिटी अलग है, और ये बहुत कॉमन मिथ है, लेकिन ऐसा नहीं है। साइंस और स्पिरिचुअलिटी अलग नहीं है, बल्कि ये एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। कैसे कॉम्प्लीमेंट करते हैं उसको एक एग्जांपल से समझते हैं। साइंस हमेशा पूछती है हाउ, कोई भी चीज़ कैसे हुई, तो बॉडी फंक्शन कैसे करती है, ब्रेन फंक्शन कैसे करता है, ब्रेन और बॉडी के बीच का रिलेशन क्या है। जबकि स्पिरिचुअलिटी आपको पूछती है वाई ऑफ एवरीथिंग, ये क्यों हो रहा है, मैं क्यों हूँ, मेरा पर्पस क्या है, मेरा कॉन्शियसनेस क्या है, हायर कॉन्शियसनेस क्या है। ये दोनों एक ही साथ काम करते हैं, सिर्फ इनकी टर्मिनोलॉजीज अलग अलग है। इसको एक और एग्जांपल से मैं आपको समझाती हूँ। स्पिरिचुअलिटी बोलेगी प्राण, एनर्जी,
वही सेम चीज़ साइंस या बायोलॉजी में हो जाएगी, वेगस नर्व एक्टिवेशन। स्पिरिचुअलिटी अगर कहेगी मंत्र, चैंटिंग, मेडिटेशन, वही सेम चीज़ साइंस की लैंग्वेज में हो जाएगी ब्रेन वेव्स। तो दोनों एक ही है, सिर्फ टर्मिनोलॉजीज अलग अलग है और दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती है। और दोनों के बीच का जो ब्रिज है वो है अवेयरनेस। स्पिरिचुअलिटी ऑल्सो वांट्स अवेयरनेस एंड साइंस इज़ ऑल्सो अबाउट अवेयरनेस। तो दोनों अलग अलग नहीं है, दोनों कॉम्प्लीमेंट करते हैं। दोनों मैं ऐसा कहूँ तो दे आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। तो ये भी है और ये भी है, इन दोनों के बिना एग्जिस्ट कुछ नहीं करता। अच्छा, लोग स्पिरिचुअलिटी को ना भगवान वगैरह से भी जोड़ के देखते हैं, एग्जैक्टली स्पिरिचुअलिटी है क्या? स्पिरिचुअलिटी को मैं बहुत आसान शब्दों में अगर बताऊँ तो सेल्फ रियलाइजेशन। मैं कौन हूँ और मैं क्या हूँ, सिर्फ उतना अगर हमने जान लिया ना तो हर चीज़ आपको समझ में आ जाएगी। लेकिन हम क्या करते हैं, हम दूसरों को समझने की कोशिश करते हैं। दूसरे क्यों कर रहे हैं उनको जज करना शुरू कर देते हैं। लेकिन आपको वो सब नहीं करना है, क्योंकि हम वो सब करने के लिए एक्चुअल में ट्रेन है, हम कंडीशनड है। हमें बचपन से ही ये सिखा दिया जाता है कि वो देखो वो क्या कर रहा है, उसने ऐसे कैसे किया। आपको वो सब नहीं करना है। स्पिरिचुअलिटी इज़ नथिंग बट टू अंडरस्टैंड हु यू ट्रूली आर। सेल्फ रियलाइजेशन करना, खुद के बारे में जानना कि मेरे गोल्स क्या हैं, मुझे क्या अचीव करना है, मेरे में अच्छा क्या है, मेरे में बुरा क्या है। अगर मुझे किसी पे गुस्सा आ रहा है तो वो क्यों आ रहा है, मुझे अगर किसी से जलन हो रही है तो उसके पीछे का रीज़न क्या है। तो अगर आपको सही मायने में इस लाइफ को जीना है तो आपको सिर्फ ये देखना है कि आप क्या हैं और आप क्या करना चाहते हैं। इसमें है ना मेडिटेशन का क्या रोल है? मेडिटेशन कुछ नहीं है, सिर्फ आपको अपने चित्त को यानी कि अपने मन को उसको शांत करना है। ह्यूमन माइंड कैसा होता है, मंकी माइंड होता है। मंकी क्या करता है, उछल कूद एक करता है। उछल कूद। हम भी क्या करते हैं, उछल कूद ही करते हैं ना, अपने विचारों से, एक विचार से दूसरे विचार, दूसरे से तीसरे, और पता नहीं सुबह उठते ही कितने हजार विचार तो हम आधे घंटे में सोच लेते हैं। तो मेडिटेशन का काम क्या है कि आपको सिर्फ ये जो विचारों का जो फ्लक्चुएशन चल रहा है ना, उसको धीरे धीरे रोकना है और फिर उसको बिल्कुल डॉट पे लेके आ जाना है। दैट इज़ दी, मतलब ये सिंपल तरीके से मेडिटेशन का जो पर्पस है वो क्यों करना है, क्योंकि सब इसलिए सब कर रहे हैं इसलिए करना है, क्योंकि फेमस है, क्योंकि अब ये तो स्टेटस बन गया है। नहीं, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप दिन भर सोचते रहते हैं, इतना सोचते हैं कि आपको नींद नहीं आ रही, इतना सोच रहे हैं कि आप फोकस नहीं है, इतना सोच रहे हैं कि आपको पता ही नहीं कि आप क्या कर रहे हैं, टेक अ मोमेंट, टेक अ डीप ब्रेथ, रिलैक्स एंड जस्ट फोकस ऑन योर ब्रीदिंग। अच्छा, मेडिटेशन करने का कोई टाइमिंग है कि इस टाइम पे मेडिटेशन करना चाहिए, या कभी भी कर सकता है इंसान को, जब भी लग रहा हो कि यार मैं बहुत ज़्यादा लो फील कर रहा हूँ या बहुत ज़्यादा उथल पुथल चल रही है दिमाग में, शांत करने के लिए कभी भी मेडिटेशन की पोजीशन में बैठ जाओ? पहला रूल, जैसे उन्होंने बताया, बहुत उथल पुथल है, उस स्टेट में तो आपको मेडिटेट करना ही नहीं है, क्योंकि आप फोकस ही नहीं कर पाओगे। तो अगर आप बहुत डिप्रेशन में हैं, बहुत डिस्टर्ब्ड हैं, किसी इमोशन को लेके बहुत स्ट्रांगली फील कर रहे हैं, उस स्टेट में आपको मेडिटेट नहीं करना चाहिए। अपने इमोशंस को सेटल होने दीजिए और फिर मेडिटेट करिए। आपका सेकंड क्वेश्चन था कि मेडिटेशन का बेस्ट टाइम क्या है। तो बेस्ट टाइम ब्रह्म मुहूर्त है, जो सुबह 4 साढ़े 4 के आसपास होता है। उसमें कॉस्मिक एनर्जी बहुत पावरफुल होती है, सब सो रहे होते हैं तो बहुत शांति होती है, आप अच्छी नींद लेके उठे होते हैं तो आप मेंटली और फिजिकली रिलैक्स्ड होते हैं। लेकिन हम तो ह्यूमंस हैं इस एरा के, हम तो बिजी हैं, हमारे पास में तो टाइम ही नहीं है। तो जब आपको कंफर्टेबल लगे, जब आपको टाइम मिले, आप ब्रह्म मुहूर्त के अलावा भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तब उसकी कंडीशन सिर्फ इतनी है कि आपका पेट भरा हुआ नहीं होना चाहिए, कम से कम खाने के 3 से 4 घंटे बाद आप खाएं, वरना आपको मेडिटेशन में ही नींद आ जाएगी। अच्छा, ये जिस तरीके से आपने समझाया, तो लोगों का ना एक क्वेश्चन बहुत होता है, चलो ठीक है हमने ये भी कर लिया, हम जो है 3-4 घंटे बाद भी करेंगे, पर एक्चुअली एक रूटीन कैसे रखना है कि हाँ सुबह उठ के ये करना है, आपका रूटीन कैसे रहता है? लोगों को जानना होता है कि हाँ भाई, अगर एक साइकोथेरेपिस्ट ने बोला है तो सही होगा, हम भी ये फॉलो करेंगे। तो आपका रूटीन कैसा रहता है? मेरा रूटीन बहुत सिंपल है, क्योंकि मैं भी एक मदर हूँ, वर्किंग मदर हूँ, और मेरे पे बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। तो मैंने अपने रूटीन को इस तरीके से सेट किया है कि मैं उसको फॉलो कर सकूं, ना कि मैं किसी और को देख के फॉलो करूं। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं 4 साढ़े 4 उठ जाऊँ, उठ के मैं अपना फ्रेश होके नहा के फिर मैं योगिक क्रियास करती हूँ।
योगिक क्रियास क्लीनिंग टेक्निक है। जैसे कि हम नहा के खुद को बाहर से क्लीन करते हैं एक्सटर्नल, उसी तरीके से योगा में इंटरनल क्लीनिंग टेक्निक्स है। लाइक जैसे कि जल नीति, अगर आपने देखा हो इस तरीके से नाक में पानी लिया जाता है और एक नॉस्ट्रिल से निकाला जाता है। ऐसी छोटी छोटी क्रियाएं जिनको तांबे का करने में लोटा वाला कुछ ऐसा सीन है क्या? तांबे के लोटे से एक नाक से आप पानी डालेंगे, दोनों दूसरे नाक से निकलेगा, वो ऐसे नेति कुछ? पॉट आता है, लेकिन अगर आपके पास में नेति पॉट नहीं है तो बिल्कुल आसान घरेलू तरीका है। अब आपको अपना ये जो कहते हैं ना चुल्लू भर पानी, हथेली में पानी भर लेना है, एक नॉस्ट्रिल से स्निफ करना है और दूसरे नॉस्ट्रल से निकाल देना है। तो ऐसी कुछ टेक्निक्स हैं जिससे मैं अपनी बॉडी की क्लेंसिंग करती हूँ। मैं वहाँ से शुरू करती हूँ सबसे पहले। उसके बाद मैं लूजनिंग प्रैक्टिसेस करती हूँ, जैसे गर्दन को घुमाना, घुटने को घुमाना। दीज आर कॉल्ड एज सूक्ष्म व्यायाम। वो करती हूँ जिससे मेरी बॉडी अब प्रिपेयर है, अब मैं रेडी हूँ योग अभ्यास करने के लिए। फिर मैं सूर्य नमस्कार करती हूँ, थोड़े से आसन करती हूँ, उतने कि मुझे कंफर्टेबल फील हो और मेरे रूटीन में सेट हो जाए। उसके बाद मैं बैठ के कुछ आसन करती हूँ, प्राणायाम करती हूँ और फिर लास्ट में खुद को रिलैक्स करके थोड़ी सी मंत्र चैंटिंग करती हूँ, क्योंकि मुझे समझ में आ जाता है कि अच्छा इस वीक में ये हुआ, अब मेरा इस चक्र में इम्बैलेंस है। उस चक्र के स्पेसिफिक मुद्रा मेडिटेशन करके लास्ट में ढेर सारा ग्रैटिट्यूड। कुछ भी अगर आप नहीं कर सकते दिन भर में उठ के, बहुत से दिन ऐसे होते हैं जब आप बहुत बिजी रहेंगे, कुछ भी नहीं करना है, अपना मैट खोलिए, मैट पे आ जाइए। मैं उन सारी वर्किंग मदर्स के लिए कह रही हूँ, उन मदर्स के लिए कह रही हूँ जो मेरी तरह हैं, जिनको जो टाइम नहीं निकाल पाती, कुछ नहीं हो सकता है, मैट पे आइए, सिर्फ हाथ जोड़ के ग्रैटिट्यूड दीजिए कि जितना और जो भी मुझे मिला है वो कितना खूबसूरत है और कितना अच्छा है। ये भी बहुत बड़ी हीलिंग है और लोग इसको अंडर एस्टिमेट करते हैं। अच्छा, मुझे इसी पे एक क्वेश्चन जोड़ना था। ये मेरा पर्सनल हुआ है कि मेरे साथ क्या होता है, मैं एक दिन उठ गई 5 बजे एंड देन हल्की सी आंखें धोने के बाद मैंने मैट बिछाई, अब मैं योगा कर लूँगी। पर क्या होता है, जैसे ही लेटने वाला पोर्शन आता है फिर मुझे नींद आने लगती है कि मैं तो बहुत ज़्यादा थक गई, मेरी बॉडी बहुत खिंच गई, एक काम करती हूँ आधा घंटा सो जाती हूँ। तो ऐसा क्यों होता है? तो इसमें सबसे पहले आपको चेक करना है कि आप लाइफस्टाइल कैसे स्पेंड कर रहे हैं। क्या ऐसा तो नहीं है कि आप रात को 2 बजे सो रहे हैं और फिर आप अपने से एक्सपेक्ट करें कि आप 6 बजे उठ के आसन कर लें? नहीं, मेरा ये रहता है मैं 10 बजे सो जाऊंगी, हाँ। हार्डली 11 बज जाएंगी। तो ऐसे करने की कोशिश मैं करती हूँ पर फिर भी नहीं हो पाता। मैं तो हो सकता है कि विल पावर उतना स्ट्रांग नहीं है कि आप उठ तो जाते हो लेकिन खिंच नहीं पाते हो। हो सकता है मेरे ख्याल से सबके साथ है। तो उसके लिए क्या करना है? हो सकता है कि विल पावर स्ट्रांग नहीं है, तो पहले तो एक गोल लेकर आना है कि सबसे पहली बात तो है कि हमें योगा में भी सिखाया जाता है कि आपका इंटेंशन ऑफ योगा क्या है। आप क्यों आ रहे हो मैट के ऊपर? क्या किसी और को देख के आ रहे हो? क्या आपको अपने इंचेस लूज करने इसलिए आ रहे हो? जब आपको अपना गोल और इंटेंशन क्लियर हो जाएगा तो ये जो आपको जो आलस बीच में आ रहा है ना, वो कम हो जाएगा। तो अगर मुझे क्लैरिटी है कि हाँ मुझे ये एग्ज़ाम क्लियर करना है और मैं इस पर्पज़ से योगा के लिए आ रही हूँ, तो आप अपने गोल से शिफ्ट नहीं होंगे। सेकंड रीज़न ये भी हो सकता है कि आपका हीमोग्लोबिन बहुत कम है, तो आप में उतनी एनर्जी ही नहीं बच रही है कि आप उठ के कुछ कर सको। तीसरा और जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, हो सकता है कि आप में हार्मोनल इम्बैलेंस हो, जिसकी वजह से आपकी नींद पूरी नहीं हो रही है, आपके एनर्जी लेवल्स अप टू द स्केल नहीं है और इस वजह से भी आप उठ तो जाते हो खिंच के, लेकिन आप योग नहीं कर पाते हो। तो आपको अपना, इस केस में आप अपने पीरियड्स को चेक करिए। पीरियड और थायराइड इज द बेस्ट वे टू फाइंड वेदर यू हैव हार्मोनल इम्बैलेंस और नॉट। तो अगर सब स्मूथ चल रहा है तो हो सकता है कि आप लेजी हैं। अच्छा, हो सकता है कि अब आप कह लीजिए कि अच्छा मेरा तो पीरियड साइकिल भी ठीक है, मेरे तो थायराइड भी ठीक है, मैं तो जैसे आपने बताया कि मैं 10 बजे भी सो जाती हूँ तो नींद भी पूरी हो रही है, मैं खाती भी बहुत अच्छा हूँ, मेरा हीमोग्लोबिन भी अच्छा है, तो अब मे बी यू आर लेजी। तो इसे कैसे ठीक करेंगे? मणिपुर चक्र पे, सोलर प्लेक्सस पे काम करके। वो दर्शाता है कि आप कितने लेजी हैं। तो उस चक्र को ओपन करने के लिए आसन है, मुद्रास है, एफर्मेशंस है, रिमाइंडर है, लेकिन आपको खुद पे काम तो करना पड़ेगा। लेकिन रूट कॉज में मे बी आप प्रोकास्टिनेट करती है, मे बी आप बहुत लेजी हैं, शायद ये चाइल्डहुड पैटर्न आपका रहा हो। तो आप जो भी कर रही हैं, पॉज, अंडरस्टैंड, बचपन से तो नहीं करती आ रही हूँ, ये शायद आपका पैटर्न है, ये शायद आपका बिहेवियर है, शायद इसके पीछे कोई इमोशन जुड़ा हुआ है। वर्किंग जितनी भी विमेंस है उनके लिए कोई सिंपल योगा टेक्निक्स या मुद्रास वगैरह, ताकि वो अपने पूरे दिन में ना एक हेल्दी लाइफ वो जी सके, बट उनके पास ना टाइम भी नहीं है ना। ऑब्वियसली कुछ होती है वर्किंग विमेंस जो लेट नाइट आती है, बट उन्हें भी अपने आप को बैलेंस तो करना है, बट वो काम भी जरूरी है। लेट नाइट अगर आपका जॉब है तो आपको जॉब भी करना है, वरना आप खाओगे क्या?
तो ये सब बैलेंस कैसे करना है फिर अगर किसी की लेट नाइट ड्यूटी है? अगर आपकी लाइफस्टाइल ऐसी है तो सबसे पहले आपको अपने खाने पीने का ध्यान रखना है और अपनी नींद पे ध्यान रखना है। ये ज़रूरी नहीं है कि योग करके ही आप ठीक हो जाओगे, वो प्लस पॉइंट है। लेकिन अगर आपने अपनी डाइट को बहुत अच्छा रखा, आपने अपने स्ट्रेस को मैनेज किया, जिसके लिए मैं कुछ प्राणायाम आपको बताऊंगी, नींद पूरी की, और सबसे ज़रूरी आपको अपना एनवायरनमेंट और अपना फ्रेंड सर्कल, कलीग सर्कल अच्छा रखना है, क्योंकि लोगों की नेगेटिव बातें भी आपको स्ट्रेस में डाल सकती हैं। तो मैंने मान लिया कि आपके पास में आधे घंटे का भी टाइम नहीं है खुद के लिए निकालने का, कोई बात नहीं, आप खाना तो खा रहे हैं, आप नींद तो पूरी कर रहे हैं, आप अपने फ्रेंड सर्कल को तो ठीक कर सकते हैं, तो यहाँ से भी आपकी हीलिंग हो जाएगी। फिर वीकेंड का टाइम तो सबके पास है, तो 7 दिन नहीं सही, हमें क्या करना है, हमें सब कुछ मॉडरेशन में करना है। ठीक है, मेरा काम है योगा सिखाना, योगा करना, मैं 7 दिन कर सकती हूँ। शायद कोई दूसरी वर्किंग प्रोफेशनल लेडी होंगी, कोई मदर होंगी, वो नहीं कर सकती है, लेकिन आप मॉडरेशन में तो कर सकते हैं। आप 7 में से 2 दिन तो कर सकते हैं, उतना कर लीजिए। ये भी वर्क करेगा? बिल्कुल करेगा, अगर आपका इंटेंशन सही है तो। 7 दिन करने के बाद भी लोग बीमार रहते हैं, और हफ्ते में 2 दिन करने के बाद भी लोग हेल्दी रहते हैं। इट इज़ ऑल अबाउट हाउ यू थिंक एंड हाउ यू डील विद दिस सिचुएशन। अच्छा, जब बात आ ही रही है नेगेटिव थॉट की, तो मेरा एक क्वेश्चन रहता है, अक्सर ये होता है कि मैंने ऑरा के बारे में बहुत सुना है कि आप अपना ऑरा पॉजिटिव करिए। पहले तो ऑरा है क्या, और दूसरा उसको पॉजिटिव करना कैसे? मतलब हम दिन भर में, अब जैसे कॉर्पोरेट की ही बात करें, कॉर्पोरेट में आपको दिन भर में 100 टाइप के लोग मिलते हैं। कई बार आपको उनमें जो है कुछ अच्छा दिखता है, कई बार गाली देने का मन करता है कि यार ये क्यों है, या ऐसा क्यों हमारे साथ ही क्यों होता है। बट ये नेचुरल है, क्योंकि आप एक Exactly. कॉर्पोरेट में हो, तो ये नेचुरल थिंकिंग है। अब मैंने ऐसे भी सुना है कि आपकी थिंकिंग से आपका ऑरा बनता है। एग्जैक्टली। पर अब उसको पॉजिटिव कैसे करें, वो तो इन्वायरमेंट है। ऑरा इज़ नथिंग बट द एनर्जी अराउंड योर बॉडी। ठीक है, तो जो जितना पॉजिटिव सोचेगा उसका ऑरा उतना बड़ा होगा, और उतना ही मुश्किल है उसको ब्रेक करना और इंटरसेक्ट करना। तो यानी ऑरा को हम कहाँ से ठीक कर सकते हैं? हाँ, चक्र पे काम करके कर सकते हैं, मुद्रा है, आसन है, प्राणायाम है। मान लीजिए किसी को कुछ भी नहीं करना है, तो आपको क्या करना है, ब्रेन रिवायरिंग करनी है, न्यूरोप्लास्टिसिटी करनी है। प्लास्टिक क्या है, किसी भी शेप में चला जाता है ना? उसी तरीके से हमारा ब्रेन भी है, जिसे ब्रेन प्लास्टिसिटी या न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। ये कैसे करेंगे? थॉट्स को चेंज करके। कैसे चेंज करके? कभी वो आपने एग्जाम्पल देखा है कि एक ग्लास है मिट्टी से भरा हुआ, पानी में मिट्टी है, मुझे रिप्लेस नहीं करना है इसको, मतलब नई ग्लास नहीं लेके आनी है, लेकिन इसको प्योरीफाई करना है। तो कैसे करेंगे? वो एग्जाम्पल देखा कि कंटिन्यू साफ पानी डालते जाएंगे, तो वो जो मिट्टी का पानी है वो निकलता जाएगा, और एंड रिजल्ट में एक ऐसी ग्लास होगी जिसमें साफ पानी है। यही सेम चीज़ हमें हमारे माइंड के साथ करना है। मैं बहुत नेगेटिव हूँ, मेरा ऑरा ख़राब है, किसी की भी बात मुझे बुरी लग जाती है, उसको रिप्लेस करना है। मैं बहुत अच्छी हूँ, मुझे खुद पे फेथ है, मुझे खुद में कॉन्फिडेंस है। ठीक है, कुछ लोग मेरे आसपास अच्छे नहीं हैं, पर वो मेरे कंट्रोल में नहीं है। पर मेरे कंट्रोल में ये है कि मैं चूज़ कर सकती हूँ कि मुझे किससे बात करनी है और किससे बात नहीं करनी है। आपके परमिशन के बिना कोई भी आपके माइंडसेट को चेंज नहीं कर सकता। आप बुरा मानते हैं किसी की बात का, आप कहते हैं कि वो ऐसा है, उसने मेरे साथ ऐसे किया, वो तो वो कर रहा है जो उसके चक्र उससे करवा रहे हैं, जो उसके इमोशंस और थॉट पैटर्न करा रहे हैं। मैं क्या कर सकती हूँ? मैं अपने थॉट्स को पॉजिटिव रख सकती हूँ, तो वो आएगा कि कंटिन्यूस, जैसे मैंने कहा, दीर्घकाल, निरंतर, लगातार करना है, और पल पल करना है कि नहीं, मुझ में कॉन्फिडेंस है, मैं आगे बढ़ सकती हूँ, मैं अच्छा कर रही हूँ, मैं अच्छी दिखती हूँ। फीमेल्स में ये भी बहुत होता है कि उनको खुद को लेके सेटिस्फैक्शन नहीं है, अपने कलर को लेके, स्किन को लेके, बॉडी टाइप को लेके, हाइट को लेके, नॉलेज को लेके, जॉब को लेके, रिलेशनशिप को लेके, दे आर नेवर सेटिस्फाइड। जो भी है उसमें कंटेनमेंट फील करना है, और अच्छा और मिले वैसा मैनिफेस्टेशन करना है। तो ऐसा पॉजिटिव थिंकिंग रखने से आपकी ऑरा ओपन होगी और एक्सपांड होगी, और आप जहाँ जाएंगे हर कोई उस कमरे में आपकी ऑरा को फील करेगा, मतलब शी इज समथिंग, ओ ही इज समथिंग। मैंने इतने लोगों का इंटरव्यू लिया, लेकिन आई हैव नॉट सीन दिस काइंड ऑफ वुमेन और दैट काइंड ऑफ मैन। ये क्या है? दैट इज योर ऑरा।
अच्छा, इसमें ना एक और चीज़ की बात चल रही थी, जैसे आपने बोला ना फीमेल्स को ना अक्सर कलर वलर को लेके ना बहुत ज़्यादा मतलब वो रहता है कि यार मेरा भी अच्छा नहीं है, अभी और चाहिए, मैं तो अभी सुंदर नहीं दिखती, और सुंदर दिखना है, तो हमेशा रहता है ये। तो ऐसा कुछ है कि योग के ज़रिए जो है आप अपनी जो है फेस पे या फिर अपनी बॉडी में चेंजेस ला सकते हो, मतलब बिल्कुल एकदम बिल्कुल ड्रास्टिक चेंज? बिल्कुल। पहले साइंस बैकग्राउंड बताती हूँ, फिर योग के कुछ टूल्स बताती हूँ जिससे आप इनर ग्लो, अगर आप ग्लो की बात करें फेस और बॉडी पे, तो वो भी लेके आ सकते हैं। योग क्या करता है? नर्वस सिस्टम को रिलैक्स करता है। नर्वस सिस्टम रिलैक्स है तो क्या होगा? नींद अच्छी आएगी, डाइजेशन अच्छा काम करेगा, बॉडी के सारे सिस्टम अच्छे काम करेंगे। अगर नींद अच्छी आ रही है, सिस्टम सारे काम कर रहे हैं, तो क्या होगा? इनर ग्लो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो ये तो हैंड्स प्रूफ्ड कि योगा से इनर ग्लो आता है। ओके, इसकी टूल्स एंड टेक्निक्स क्या है? बहुत सारी ऐसी योगिक क्रिया है जिसपे हम फेस पे ग्लो लेके आ सकते हैं। एक क्रिया मैं आपको बताऊं, हाँ जी। उसका नाम है कपाल रंध्र धौती। कपाल का मतलब पूरा स्कल, रंध्र का मतलब छोटे छोटे छेद, हमारे पोर्स, और धौती का मतलब होता है शाइन करना। तो बहुत सिंपल प्रैक्टिस है। इस तरीके से आपको अपनी सारी फिंगर्स लेनी है, जो मैं खुद सुबह रोज करती हूँ, और इस तरीके से अपने फोरहेड को रब करना है। कुछ देर आपने रब कर लिया अच्छे से। अब ये क्या हो रहा है? आपकी फिंगर टिप्स की एनर्जी इतनी पावरफुल है कि आपके यहाँ के जितने भी छिद्र हैं उसको खोल रही है। खोलने से क्या होगा? रात भर का जितना भी स्ट्रेस आपने एक्यूमुलेट किया है वो भी निकलेगा, टॉक्सिसिटी है वो भी निकलेगी, और थर्ड, ब्लड का फ्लो बढ़ेगा। जहाँ ब्लड का फ्लो बढ़ेगा वहाँ ग्लो तो आना ही है। तो इसको इस तरीके से करते हैं, फिर आईब्रोज को पिंच करते हैं, फिर अपने चीक्स को मसाज देते हैं, थ्रोट को अपवर्ड मोशन में करते हैं। तो थ्रोट पे अगर आपने कर लिया तो आपका थायराइड भी ठीक हो जाएगा। तो ऐसी छोटी छोटी टेक्निक्स हैं जिससे आप ग्लो लेके आ सकते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसा है कि जो है बॉडी फैट वगैरह, लड़की को ना स्लिम दिखने का बड़ा वो होता है कि सारे कपड़े फिट आ जाए, तो उसके लिए भी कुछ योग वगैरह? बिल्कुल, सबसे पहला सूर्य नमस्कार। कुछ भी आपको इम्प्रूवमेंट लेके आना है, सूर्य नमस्कार। दूसरा है कपाल भाती, और मैं एक मिथ भी यहाँ पे बताना चाहूँगी कि कपाल भाती इस तरीके से आपने बाबा रामदेव को करते हुए देखा होगा, वो प्राणायाम नहीं है, वो एक योगिक क्रिया है। प्राणायाम को योगा क्लास के एंड में किया जाता है, और योगिक क्रिया को स्टार्टिंग में किया जाता है ताकि बॉडी से टॉक्सिन निकल जाए, बॉडी फिट एंड रेडी है। तो कपाल भाती तो वैसे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक को क्लीन करने के लिए किया जाता है, लेकिन ये फैट लॉस में भी बहुत कारगर है। तो आप सूर्य नमस्कार कर सकते हैं, कपाल भाती कर सकते हैं। उसके अलावा एक प्राणायाम आपको बता रही हूँ जिससे आपका मेटाबॉलिज्म स्पीड पकड़ेगा, सूर्य भेदन प्राणायाम, जो आपको स्टार्टिंग में बताया था। सूर्य भेदन प्राणायाम आपकी राइट नॉस्ट्रिल यानी कि पिंगला नाड़ी को एक्टिवेट करता है, जिससे आपका मेटाबॉलिज्म स्पीड पकड़ता है और वहाँ से कैलोरी बर्न होना शुरू हो जाती है। लेकिन हर चीज़ को करने के नियम कानून होते हैं और कुछ लिमिटेशंस होती है। तो किसी ने सुन लिया अच्छा सूर्य भेदन करना है, और वो चल पड़े 2-2 घंटे करने के लिए, तो आपकी बॉडी सरेंडर करके सेटल हो जाएगी? नहीं। किसी टीचर के गाइडेंस में करें, वो आपको आपकी बॉडी के अनुसार बताएंगे कि आपको कौन सा प्राणायाम और कौन से आसन कितने टाइम तक उसकी प्रैक्टिस करनी है। अच्छा, ऐसा भी कुछ है क्या? अगर आपने टाइम से एक्सेस कर दिया तो फिर वो नेगेटिव इम्पैक्ट करेगी? बिल्कुल, और आधे से ज़्यादा लोग योग से फ़ायदा नहीं, वो नुकसान पा रहे हैं। इसीलिए क्योंकि या तो वो रील्स देख के प्रैक्टिस शुरू कर देते हैं, या फिर वो यूट्यूब में कोई वीडियो देख के शुरू कर देते हैं, या फिर किसी फ्रेंड ने गाइड कर दिया कि अच्छा मेरा इतना फैट लॉस हुआ, आप भी कर लो। नहीं, सबकी बॉडी अलग अलग होती है, क्योंकि हमारे थॉट्स भी अलग है, इमोशंस भी अलग है। अगर आपको अपनी जर्नी शुरू करनी है तो प्लीज़ किसी ट्रेंड टीचर के अंदर प्रैक्टिस करें। वो आपके अकॉर्डिंग आपको गाइड करेंगे कि आपको कितना क्या कैसे करना है। तो हर आसन की लिमिटेशन है। प्राणायाम बहुत मुश्किल चीज़ है, उसको ऐसे ही नहीं करना चाहिए। इनफैक्ट प्राणायाम के लिए एक लाइन मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपने सही से इसको नहीं किया तो ये एक वाइल्ड टाइगर बन जाएगा। यही ब्रेथ जो हमें अभी जिसकी वजह से हम जी रहे हैं, ये आपकी जान भी ले सकती है। तो प्राणायाम अगर आपको करना है तो सोच समझ के सही गाइडेंस के अंडर करना है, अदरवाइज इसके रेपरकशंस भी हो सकते हैं। अच्छा, इसमें ना एक मेंटल हेल्थ का भी एक बहुत बड़ा वो आता है कि अगर आपको मेंटल हेल्थ अपनी सही रखनी है, आपको नहीं करना है इतने सारे सूर्य नमस्कार भी नहीं होता लोगों से, सही वो बात, भी नहीं एक, होता। क्योंकि सूर्य नमस्कार के भी एक एक पोजेज है जो सही तरीके से करने हैं। अगर थोड़ा भी इधर उधर हो तो फिर कहीं आपकी नसें खिंच जाएगी, कुछ और दिक्कत हो जाएगी। तो अगर किसी को वो भी नहीं करना है तो मेंटल पीस के लिए कुछ एक जो इंसान घर पे ईजिली कर सके, उसे किसी योगा टीचर के पास ना जाना पड़े, तो ऐसा कुछ।
तो आप ओम चैंटिंग कर सकते हैं। ओम चैंटिंग जैसे मैंने बताया बहुत पावरफुल है। ओम चैंटिंग का अभ्यास कर सकते हैं आप। खुद से सेटिस्फाइड रहें, उसका एक टर्म भी है कंटेनमेंट, कि आपके पास में जितना जो भी मिला है अगर आप उससे भी बहुत खुश है ना, तो आधा स्ट्रेस तो आपने वहीं काट लिया। स्ट्रेस आ कहाँ से रहा है? क्योंकि हम किसी और को देख रहे हैं। अच्छा, उसका इतना पैकेज का जॉब है, या उसके पास ये गाड़ी है, या वो इतनी सक्सेसफुल है, तो हमें आधा स्ट्रेस हमसे नहीं आता है। हम आधा स्ट्रेस लेके आते हैं अपने आसपास के लोगों से, जिसका जो है बहुत अच्छी बात है, इंस्पायर होना है, लेकिन खुद को स्ट्रेस नहीं देना है। तो आप जहाँ हैं वहाँ सेटिस्फाइड फील करें, ओम चैंटिंग की प्रैक्टिस करें, खाना टाइम पे खाएं, घर का बना हुआ खाएं और नींद पूरी करें। ये 5 स्टेप्स से भी आप बहुत अच्छी लाइफ जी सकते हैं। आपको किसी टीचर की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। अच्छा, क्या ऑनलाइन योगा जो सीखते हैं या सिखाते हैं, क्या वो सही है? बिल्कुल सही है, अगर सिखाने वाली टीचर सही है और सीखने वाला स्टूडेंट सही है, दोनों के तालमेल से ही आप सीख सकते हैं। अगर एक भी गलत है तो फिर वो मिस इन्फॉर्मेशन ही पास ऑन होने वाली है। तो जैसे आप भी ऑनलाइन योगा वगैरह सिखाती हैं, मैंने आपकी कई वीडियोस देखी हैं, तो आप मुझे बताइए कि आपके अगर किसी को ज्वाइन करना है तो वो कैसे ज्वाइन करेगा, आपसे कैसे मेरे इंस्टाग्राम हैंडल है जिसका मेरा ब्रांड नेम है नित्य योग। आप उस पर मुझे सर्च कर सकते हैं, उसको फॉलो कर सकते हैं। उसके अलावा उसी में मेरी वेबसाइट है जहाँ पे मैं क्या क्या क्लासेस लेती हूँ, किस तरीके से अपना काम करती हूँ, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन है मेरी वेबसाइट पे। आप वहाँ से भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, या मेल आईडी से भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब जैसे आपने बताया कि आपके इंटरनेशनल जो है ट्रेनीज भी हैं, तो जी। वो आपके बारे में कुछ जानना चाहते हैं, तो कुछ एक जो है एक रैपिड फन राउंड टाइप का हो जाए, जिसमें आपके जो है छोटे छोटे क्वेश्चंस रहेंगे, बिल्कुल। देन आपको उनका आंसर देना है। तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, आसन और प्राणायाम, इन दोनों में से आपको क्या ज़्यादा अच्छा लगता है? आसन। आसन। मॉर्निंग योगा या इवनिंग स्ट्रेच? मॉर्निंग योगा। फेवरेट योगा आसन? बद्धा कोणासन, बटरफ्लाई पॉस्चर। वन योगा पोज यू सीक्रेटली डिसलाइक बट स्टिल डू? एक आसन है जिसका नाम है पर्वुत्तान आसन। उसमें आपको लेटना है और फिर आपको अपने शोल्डर से लेके टोस तक पूरी बॉडी को लिफ्ट करना है। वो मुझे कभी भी नहीं पसंद था, लेकिन उसके भी कुछ बेनिफिट्स है, तो कभी कभी कर लेती हूँ। प्राणायाम या योगा स्ट्रेचिंग्स, व्हाट काम्स यू मोर? प्राणायाम। प्राणायाम। वन मिथ अबाउट योगा यू वांट टू बस्ट? कि लोगों को लगता है कि योगा सिर्फ आसन है, जबकि ऐसा नहीं है। वो तो समुद्र की एक बूंद के बराबर है। योगा को सही इसमें समझने के लिए एक लाइफ नहीं, कई लाइफ टाइम्स लेनी पड़ती है। तो योगा इज़ नॉट जस्ट अबाउट आसन, इट्स द बिगेस्ट मिथ एवर। योगा इज़ ऑल अबाउट सेल्फ रियलाइजेशन, इट्स अ पाथ टूवर्ड्स लिबरेशन, इट्स ऑल अबाउट नोइंग योर सेल्फ, इट्स अबाउट हेल्थ बेनिफिट्स, इट्स अ होलिस्टिक अप्रोच। तो बहुत कुछ है। अगर आप योगा नहीं करती तो आप क्या करती? कुछ भी नहीं, क्योंकि बहुत कुछ देख के मैं यहाँ तक आई हूँ, और योगा की वजह से ही मैं अभी आपके सामने हूँ। तो योग नहीं तो फिर कुछ भी नहीं। योग रिट्रीट, माउंटेन और बीच? माउंटेन। मोस्ट अंडररेटेड योगा पोजेस अकॉर्डिंग टू यू? सुखासन। सुखासन। जैसे हम नीचे आलती पालती मार के बैठते हैं, वो एक्चुअल में एक आसन है। वो एक मेडिटेटिव पोस्चर है जिसमें बैठ के आप डीप मेडिटेशन में जा सकते हैं, और लोग उसको काउंट ही नहीं करते, क्योंकि लोगों को तो हेड स्टैंड करना है, उनको तो सर पे खड़े होना है। तो सबसे अंडररेटेड आसन मेरे अकॉर्डिंग इज सुखासन। उसके मल्टीपल बेनिफिट्स है, मेडिटेटिव आसन है, पोस्चर को करेक्ट करता है। सुख आसन, नाम में ही सुख मिल रहा है, तो आराम से बैठिए, नीचे बैठ के उसी पोस्चर में खाना खाइए, तो आप की हीलिंग भी उसी पोस्चर में हो जाएगी। अंडररेटेड है लेकिन बहुत बेनिफिशियल है। एक योगी वर्ड जो आप हर दिन यूज करती है? आसन। टी आफ्टर योगा और कॉफी? बिल्कुल भी नहीं। योगा करने के बाद में कोकोनट वाटर पीना चाहिए, सादा पानी पीना चाहिए, जिससे बॉडी की क्लेंजिंग हो जाए, न्यूट्रिशन मिल जाए, पी सकते हैं। इसी में ना एक क्वेश्चन था, लोगों को ना पता ही नहीं है मॉर्निंग योगा शुरू कैसे करना है। चलो उठ भी गए, सब कुछ है, गोल भी डिसाइडेड है और सब कुछ एकदम परफेक्टली है, पर अभी योगा करने से पहले कुछ खाना है, योगा करने के बाद क्या खाना है, ऐसा कुछ है? योगा बहुत सिंपल चीज़ है, तो उसको सिंपल रखते हैं। यानी कि योग अभ्यास से पहले कुछ भी खाना और पीना नहीं चाहिए। चाय भी नहीं? मतलब कुछ भी नहीं। जितना एम्प्टी स्टमक आप प्रैक्टिस करेंगे, उतनी बॉडी की टॉक्सिसिटी रिलीज होगी, उतना चक्र में बैलेंस आएगा, और उतने आपको उसके हेल्थ बेनिफिट्स मिलेंगे। लेकिन क्या हर कोई मॉर्निंग योगा कर सकता है? नहीं कर सकता। कुछ लोग शाम को भी कर सकते हैं, तो हमारे पास में उसके लिए भी विंडो ओपन है। तो क्या करना है, सिंपल चीज़ है। अगर आप शाम को प्रैक्टिस करना है तो आपको 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। पहला, आपके खाने लंच के और
प्रैक्टिस के बीच में मिनिमम 3 घंटे का गैप होना चाहिए, तब तक आपका डाइजेशन अच्छे से हो गया, फिर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। दूसरा, प्लीज़ इवनिंग योगा बहुत ही सटल प्रैक्टिस होनी चाहिए, तो सिंपल आसन करें, ज़्यादा रिलैक्सेशन पे फोकस करें, क्योंकि आप ऑलरेडी बहुत कुछ दिन भर में काम करके आ रहे हैं। तो इवनिंग योगा नीड्स टू बी अ लिटिल मोर काम, रिलैक्स्ड एंड कंपोज्ड। मॉर्निंग अगर कर रहे हैं तो उसको हाई इंटेंसिटी बना सकते हैं, कैलोरी बर्न कर सकते हैं, नंबर ऑफ सूर्य नमस्कार ऐड कर सकते हैं, कई सारे फ्लो ऐड कर सकते हैं, और भूखे पेट करने का तो आपको बेनिफिट मिल ही रहा है। एंड आफ्टर योगा क्या लेना चाहिए? आफ्टर योगा आपको 20 मिनट बाद में आप पानी पी सकते हैं। चाय कॉफ़ी मैं प्रेफर नहीं करूँगी, लेकिन अगर आप दिन में एक ही बार पी रहे हैं तो आप पी सकते हैं, बट जो भी करना है 20 मिनट। क्यों? योगा में बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती है, उसको रिलैक्स करने के लिए हम प्राणायाम करते हैं और फिर योग निद्रा या फिर शवासन में लेट जाते हैं। एक और क्वेश्चन था मेरा कि मैंने ऐसे भी सुना है कि आपको जिम रात में नहीं करना चाहिए, अगर पॉसिबल है तो आप सुबह के टाइम जिम करो, जिम रात में जाना बेनिफिशियल नहीं, क्योंकि आपकी बॉडी में एनर्जी उस टाइम पे हमारा रिलैक्स करने का टाइम होता है और आप अपनी बॉडी को जो है इंस्टेंट बिल्कुल, आप तो अपने हार्मोन्स को बूस्टअप कर रहे हो, तो जबकि आपको सेटल करने का टाइम है, तो आपको जो भी हाई इंटेंसिटी प्रैक्टिसेस करनी है, काइंडली मेक श्योर दैट यू डू इट इन दी मॉर्निंग ओनली। लो इंटेंसिटी प्रैक्टिसेस हैं, अगर आप जिम भी कर रहे हैं तो लो इंटेंसिटी है, बहुत कार्डियो पे नहीं जाना है। अगर आप आसन भी कर रहे हैं तो सिंपल आसन उस तरीके से रखने हैं कि बॉडी की ओपनिंग हो जाए। आपको अगर किसी ऑर्गन को लेके कोई प्रॉब्लम है, उसके स्पेसिफिक आसन कर लीजिए, लेकिन इवनिंग प्रैक्टिसेस नीड्स टू बी अ लिटिल मोर कामर एंड ऑन द रिलैक्स साइड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको जो है फिल इन द ब्लैंक्स करना है, योगा प्लस माइंडसेट, तो आपके लिए क्या है? हैप्पीनेस। हैप्पीनेस। योगा करते हुए कभी ऐसे फनी इंसिडेंट हुआ है कि अरे योगा पोजेस बना रहे सडनली नीचे गिर गई या कुछ ऐसा? हाँ, ऐसे एक पद आसन करते समय शुरू में जब मेरी ट्रेनिंग थी तो कई बार मैं गिरी। मेरे स्टूडेंट्स क्लास में, ऑनलाइन क्लासेस में कई बार गिरे, बहुत फ़नी है। उसके अलावा कुछ वॉक्स होती हैं योगा में, वो करते हुए बहुत फ़नी लगते हैं स्टूडेंट्स, तो मैं चुपके सांस लेती हूँ। क्या वो वाली, क्या डक वॉक? हाँ, डक वॉक होती है, आप टोस पे चलते हैं, फिर अपने फीट के जो ये आउटर एज है उस पे चलते हैं, तो वो पेंगुइन जैसा दिखता है, लुक्स क्वाइट फनी। वन वर्ड दैट डिस्क्राइब योर योगा जर्नी? जर्नी ऑफ पावर, फेथ, determination. फास्ट और स्लो, योर आइडियल योगा पीस? Slow. योगा इन साड़ी, एवर I ट्राई? have never tried and I don't want to try. आपके लिए योग क्या है इन वन वर्ड? Everything. जैसे मैंने कहा ना, 2021 से मेरी हर ब्रेथ मैं योग को देना चाहूँगी, तो मेरे लिए योग इज़ एवरीथिंग। एक कॉमन मिसकंसेप्शन जो लोग योगा टीचर के बारे में अक्सर रखते हैं कि योगा टीचर बहुत फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, योगा टीचर बहुत स्लिम होनी चाहिए, योगा टीचर को तो गुस्सा आना ही नहीं चाहिए, योगा टीचर कभी बीमार पड़ ही नहीं सकती है। तो ऐसे बहुत से मिथ हैं। हम भी आपकी तरह ही बहुत नॉर्मल ह्यूमन बींग्स हैं। हाँ, इंटेंसिटी कम हो जाती है, जैसे बाकी लोग बहुत बीमार पड़ते हैं, हम कभी कभी बीमार पड़ते हैं, थैंक्स टू ऑल द प्रैक्टिसेस दैट वी कीप डूइंग। बट ऐसा नहीं है कि हम कोई दूसरे ग्रह से आए हुए हैं और हमें गुस्सा नहीं आ सकता, या हम अपना ओपिनियन नहीं रख सकते, या हम चिड़चिड़े नहीं हो सकते। वी आर जस्ट नॉर्मल ह्यूमन बींग्स लाइक यू। अच्छा, अगर आपका यंगर सेल्फ आपको देखता, मतलब जो आप पहले थी और जो अब है, तो आपको क्या लगता है कि वो आपको क्या बोलता है कि यार आप अब अच्छे हो, या क्या बोलता हो एक मैसेज? मेरी यंगर सेल्फ अगर मुझे देख रही होती तो कहती, यू हैव कम क्वाइट अ लॉन्ग वे, बहुत अच्छे से हैंडल किया और बहुत अच्छे से यहाँ तक पहुँची, एंड कीप दी वर्क गोइंग ऑन एंड कीप वर्किंग हार्ड। अच्छा, कोई एक लास्ट मैसेज जो आप हमारे व्यूअर्स को देना चाहती हैं? ये सबके लिए है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एनी जेंडर। 3 चीज़ें करनी है जो मैंने योगा इंस्टीट्यूट से सीखी, मैं खुद भी कर रही हूँ, उससे बहुत चेंजेस मिले। 3 चीज़ें हैं, 3 एफर्मेशंस है, उसको ध्यान से सुनिएगा, बहुत सिंपल है। पहला, लव योर सेल्फ, तो अपने आर्म्स को ऐसे स्प्रेड करना है और खुद को ऐसे टाइटली हक करना है और हक करके बोलना है कि मैं खुद से बहुत प्यार करती हूँ। दूसरा है आई रिस्पेक्ट माई सेल्फ। तीसरा है आई एक्सेप्ट माई सेल्फ। ये सुनने में बहुत सिंपल लगेंगे, आपको लगेगा कि क्या है, लेकिन अगर आप इसको लगातार बोलेंगे फेथ के साथ, सरेंडर के साथ, तो ये 3 एफर्मेशंस आपके लाइफ में बहुत बड़े और पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आएंगे।
जैसे आपको पता है कि आज जो है इंटरनेशनल योगा डे है, तो इंटरनेशनल योगा डे या जो मिनिस्ट्रीज टाइप की जो एक्टिविटीज़ वगैरह करवाती है, आपको क्या लगता है इससे योगा की फील्ड में जो लोग आना चाहते हैं या जिनको योगा के बारे में नहीं पता है, या योगा को कितना इससे एक्सपेंड मिला है? बहुत। सबसे पहली बात तो मैं ये बताऊंगी कि हम जैसे टीचर्स के एग्जिस्टेंस का पता चल रहा है कि अच्छा हम भी हैं, वरना क्या लगता था कि अच्छा हाँ कुछ आसन करके बता के चली जाती, कुछ हेल्थ बेनिफिट्स है। लेकिन ये एक डे ने बताया है कि हम भी एग्जिस्ट करते हैं, हमारा काम भी उतना ही इम्पोर्टेंट है और हम भी लोगों में ट्रांसफॉर्मेशन लेके आ सकते हैं। तो आई एम वेरी थैंकफुल टू द इंडियन गवर्नमेंट जिन्होंने ऐसा एक दिन हमें रिप्रेजेंट करने के लिए बनाया। हाँ वो अच्छी बात है कि आप जाके कहीं सिखा रहे हैं, पिक्चर क्लिक कर रहे हैं, लगा रहे हैं, बट इट्स ऑल अबाउट द एग्जिस्टेंस एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अ योगा टीचर। थैंक यू सो मच अंकिता जी, आप thank you, यहाँ पर मीरा। आई और इतना सब कुछ हमारे जो है व्यूअर्स को अपने बारे में बताया, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट योगा के बारे में आपने बहुत कुछ बताया। थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू मीरा।